तो भाई है ना, आज का मुद्दा पहला तो यही है भाई। एक तो अब एग्जाम जल्दी आ गए भैया, तो एग्जाम जल्दी हो गए तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना। तो अब जीवन में कुछ नहीं बचा, 4 महीने किताबों के अलावा कुछ नहीं बचा भाई। ब्लॉक कर दो एक्स को अपनी, ठीक है, वाई को भी। 4 महीने बाद मिलेंगे भाई, अब जो कुछ होगा। अब 4 महीने में सोचो भैया, तुम्हें उतना पढ़ना पड़ेगा जितना तुम जिंदगी में कभी पढ़े नहीं हो, तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो, और एक दे रहे हो तो भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर नंबर है ना, बिल्कुल एग्जामिशन आनी चाहिए। तो तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो या सिंगल ग्रुप दे रहे हो? सिंगल, तो मैं भी सिंगल, ग्रुप भी सिंगल। पढ़ाई दोनों की कर रहे होंगे ना, सिंगल की कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, है ना। क्योंकि उसके अगले 3 महीने बाद ही क्या हो जाएगा, दूसरा ग्रुप हो जाएगा। मतलब पेपर दिए, पेपर देते ही ये नहीं कि भैया अब तो मजा आ गया, रिजल्ट आएगा फिर पढ़ूंगा, 6 महीने बाद जाऊंगा। अब नहीं होगा 6 महीने बाद। हाँ, बात सुन रहे ना। तो भैया क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करूंगा और क्या करूंगा। रिजल्ट का वेट क्यों करोगे? रिजल्ट के वेट में और 20-25 एक महीना कमा देना। तो तैयारी तो करनी है, पढ़ना तो है फिर भी। नहीं, और सर क्या, और क्या, और क्या, दनादन दनादन डेली 3-3 4-4 घंटे क्लास डेली पढ़नी पड़ेगी। कह रहा मुझे सीए करने की कोई जल्दी नहीं। अरे सीए करने की जल्दी हो ना हो, पर भाई अब अटेम्प्ट तो आ गया ना। तो मान लो पहले आया करता था कि भैया दे दिए नवंबर में, चलो जून की बात जून में देखेंगे। अब अटेम्प्ट तो आ गया ना 3 महीने बाद ही। तुम नहीं दे रहे वो अलग मुद्दा है, कि तुम्हें देना ही देना वो अलग मुद्दा है, कि भाई मैं तो 6 महीने लूंगा तैयारी करने में। लेकिन आईसीएन तो कह दिया ना दे दो। अब आईसीएन तो कह दिया, क्या करें। हाँ, उनकी तरफ से तुम 2030 में दो, हमें क्या दिक्कत। बच्चों के साथ दो अपने, तू भी चल, साथ में चलते हैं दोनों पेपर देने, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन उन्होंने तो अटेम्प्ट डाल दिया ना, ये चक्कर है। तो मौज मस्ती के दिन खत्म हो गए बिल्कुल, मतलब भयंकर तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि चीजें, क्योंकि जल्दी जल्दी अब अटेम्प्ट जल्दी, यानी मेहनत तुम्हें ज्यादा करनी पड़ेगी। टीचर को तो करनी है कि भैया ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय कम हो गया, पहले आराम से पढ़ाते थे, अब थोड़ा तेज पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएंगे। जल्दी से कि ज्यादा घंटे पढ़ाएंगे, कि पहले चलो 2 घंटे की होती है तो 2.5 घंटे भी हो जाएगी, हो सकता है डेली भी हो जाए, है ना। हाँ, तो वो चीज़ें, तो उसी को मतलब मद्देनजर रखते हैं कि भाई अब अगर हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे जो इररिलेवेंट चैप्टर हैं, कुछ जो मतलब लक्की ड्रॉ की तरह है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे तुमने कहा कि सर एक जो छोटे चैप्टर हैं 1-1.5 घंटे की वीडियोस की, तो भाई हमने घर पे देख ली संडे वाले दिन, ठीक है ना। बाकी हमने क्या किया, मेन चैप्टर साथ साथ करता, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कोर्स जल्दी हो जाएगा। कोर्स जल्दी हो जाएगा तो तुम रिवीजन जल्दी कर पाओगे। पर इसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। कि मान लो किसी दिन छुट्टी हो गई किसी भी कारणवश, तो भैया उस दिन क्या किया तुमने, वो वीडियो ईमानदारी से देख ली, है ना, राइट। तो बाकी जैसे कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं ना, यही बड़ा है। पीजीबीपी अदर सोर्स छोटा है, उसके बाद के जो भी 7-8-10 चैप्टर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो एक एक दिन के हैं। मतलब एक दिन में एक खत्म, एक दिन में एक खत्म, एक कई तो एक दिन में 2 भी हो जाते हैं, अगर 3 घंटे की क्लास ले लो। तो उनमें से क्या हो सकता है कि जैसे हमने एक पढ़ा, एक तुमने क्या कर लिया, 1-1.5 घंटे का तुमने घर पे देख लिया, है ना। तो ऐसे हम जल्दी कोर्स में क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोड़ नहीं सकते कि मान लो भाई एक चैप्टर पढ़ाया मैंने, वो पिछले अटेम्प्ट में आया, इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ये नहीं कह सकते। वो तुम्हारे अटेम्प्ट में फिर से लक्की ड्रॉ में आ सकता है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कवर, है ना, कर सकते हैं। और मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मतलब मुश्किल पार्ट अब तुम पढ़ चुके हो, जो खतरनाक मुश्किल पार्ट हुआ करते हो ना, वो वही था सैलरी के साथ डिडक्शन, और वो 6-7 सेक्शन एक साथ। अब तुम देखो, हमने कई हाउस प्रॉपर्टी में पढ़े 5-6 सेक्शन एक साथ नहीं, कैपिटल गेन में भी तुम ऐसे नहीं पढ़ोगे, अलग अलग सेक्शन है।
सिर्फ सैलरी के साथ वो डिडक्शन आता था ना, 80cc D1B 80cc, वही था सबसे डेंजर कॉन्सेप्ट। हाँ 1727, फिर वो NPS से जो हम मिलके पढ़ते थे, मतलब उससे ज़्यादा भयंकर कॉन्सेप्ट अब ना इनकम टैक्स में है और ना GST में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिंपल रहेगा, सिंपल सिंपल बात है, ठीक है ना। अब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था इंडेक्सेशन। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यही करा दिए थे, है कि नहीं बात? घर पे कुछ भी होमवर्क नहीं था, राइट? सिर्फ क्या करना है तुम्हें, क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है? नहीं नहीं, घर पे रिवीजन करना था, मतलब क्योंकि इंडेक्सेशन ही है जिसके ऊपर मैंने बहुत तसल्ली से तुम्हें पढ़ाया था, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। अब आती है बात इंटेंजिबल एसेट। आज किसकी बात आती है सर? इंटेंजिबल एसेट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। अगर तुम बात करो, सुनना ध्यान से, इंटेंजिबल एसेट की बात करें तो भाई मान लो तुम सीए बने, सीए बनने के बाद तुमसे बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा किसी दोस्त ने, भाई कितने रुपए लगे बनने में? भाई कितने रुपए लगे सीए बनने में, मुझे बनवा दे। तो सिर्फ अपनी फीस जोड़ दोगे? तो कह रहे चल ठीक है, कितने रुपए लगे? तुमने कहा मान लो 2 लाख रुपए लगे। तुमने कहा भाई मैं मुझसे 3 लाख ले ले, मुझे भी सीए बनवा दे। तो बताओ चोक स्लैम दी ना जा दिया उसे, है कि नहीं बात? पिटेगा नहीं पिटेगा? तुम कह रहे हो भाई 2.5 अबे भैया ओ भाई, ये कोई डिग्री ऐसी BCom MBA की नहीं, कॉलेज वाले को पैसे दे दी डोनेशन के तौर पे, तेरा एडमिशन हो गया और ले ले डिग्री, ले 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 डिग्री ले, ऐसे थोड़ी होता है। पिटेगा नहीं पिटेगा, है ना? तो तुम कहोगे ना तो तुमने शक्ल से फर्जी सी लग रहा हूँ, मैंने डिग्री खरीदी है। तो इसका मतलब ये बताओ कि तुमने जो मेहनत करी उसकी कीमत कितनी लगाओगे? फीस छोड़ो, सीए बनने की कीमत क्या लगाओगे? उसकी कोई कीमत है? खून पसीने की कीमत होती है क्या? बोलिए भाई, मोबाइल इधर रख पहले। वो अबे आज तो मार्केट ही बंद है। अब क्या है? SGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स, इस समय तो डाउ जोन्स ही बंद रहता है। इधर ध्यान दो सर, मैं दुनिया की सारी मार्केट जो खुली होती है उसको देखता रहता हूँ बस, है चाहे शेयर ले रखे हो ना ले रखे हो। बताओ जल्दी, खून पसीने की कीमत होगी क्या? नहीं। इसको बोलते हैं, खून पसीने को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। क्या बोलते हैं? अगर सेल्फ जनरेटेड, देखो पहले दो इंटेंजिबल एसेट देखो, एक तो राइट और एक बात समझ में? अगर गुडविल तुमने खून पसीने से बनाई है तो तुम उसे बेच तो सकते हो कि भाई मैंने गुडविल बनाई बेच रहा हूं, है ना? अब जैसे विराट कोहली अपनी गुडविल बेच तो रहा है किसी ब्रांड को कि मैं बोल दूंगा इस ब्रांड को खरीद लो, बोलो। लेकिन तुम कहते हो तूने खुद कितने की बनाई, तो वो बता थोड़ी दे कितने की बनाई, है कि नहीं बात? इसलिए सेल्फ जनरेटेड राइट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट क्या होती है? नील। किसी भी चीज को करने का राइट जो मिलता है ना, जैसे राइट टू मैन्युफैक्चर, इसे लाइसेंस बोल देते एक तरीके से कि मेरे पास इस चीज को करने का राइट है, ठीक है? वो इसमें इंप्रूवमेंट भी कुछ नहीं होती। अब तो गुडविल में क्या इंप्रूवमेंट होगी? कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होती, क्योंकि गुडविल में हमेशा इंप्रूवमेंट थोड़ी होती है, ऊपर नीचे भी तो चलती है कि नहीं बात? राइट। अब एक क्रिकेटर की बहुत बड़ी गुडविल थी, मान लो हार्दिक पांड्या, अब आजकल उसको लोग छपरी छपरी बोल देते हैं गुस्से में, है कि नहीं बात? तो पहले उसकी गुडविल कितनी बढ़िया थी भाई, उनने पाकिस्तान से मैच जिता दिया, उनने वर्ल्ड कप में इतना बढ़िया खेल लिया, है कि नहीं बात? राइट। एकदम से उसकी गुडविल क्या हो गई? तो गुडविल की इंप्रूवमेंट आप जज नहीं कर सकते, इसे ताई ने बोला इंप्रूवमेंट भी नील। आज तेरी इंप्रूवमेंट बढ़िया, कल को भैया, कल को तूने क्या कहते हैं, वो इसी बात पे तो उसको गालियां देते हैं, वो रोहित शर्मा को कहता है वहां खड़ा हो जा, वहां खड़ा हो जाए ना, ठीक है ना? होता है ना, इसी बात के लिए इसको ट्रोल कर रहे हैं आजकल हार्दिक पांड्या को, है ना? नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं मुंबई इंडियन में इसलिए आऊंगा कि मेरे को कैप्टन बनाओ। दूसरा, है ना, जो तेरा खुद कैप्टन है रोहित शर्मा, जिस इंटरनेशनल में, तू उसको क्या कर रहा है? हाँ, तू उनको, हाँ, तो मतलब लोगों को लग रहा है कि भाई ऑन द कैमरा क्यों कर रहा है? ऑन द कैमरा मतलब कि
नॉर्मल कर, जब कैमरा फोकस हो तभी भी कर रहा है, समझा है ना। तो लोग इसलिए उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो गुडविल देखो उसकी डाउन होगी। कल को हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वही 4-5 छक्के लगा दे तो एकदम से बढ़ जाएगी। तो गुडविल की इंप्रूवमेंट आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि गुडविल एक ऐसी चीज है जो बढ़ती भी है और गिरती भी है ना। कोई गलत काम कर दो गिर जाएगी गुडविल, है ना। इसलिए नील। प्रीवियस ओनर कॉन्सेप्ट याद आ गया। अगर गुडविल तुम्हारे प्रीवियस ओनर से तुम्हारे पास आई है, जैसे दद्दू थे, दद्दू ने दुकान बनाई बहुत तगड़ी, फिर दद्दू भाई अल्लाह को प्यारे हो लिए, उन्होंने पिताजी को दे दी, तो पिताजी ने गुडविल अगर किसी को बेची भी तो पिताजी ने गुडविल कितने की कमाई, पिताजी को तो गिफ्ट में मिली, और दद्दू ने कितने में कमाई, सेल्फ जनरेटेड। तो खून, दद्दू ने तो खून पसीने से कमाई, तो दद्दू ने जो कमाई उसकी क्या होगी सर, नील। क्योंकि प्रीवियस ओनर के कॉन्सेप्ट में हमने पिछले लेक्चर में एक राज की बात सीखी थी, क्या सब कुछ किससे पूछना है, पापा से, है कि नहीं बात। लेकिन एक बात देखो, पार्टनरशिप की बात करो, पार्टनरशिप में तो तुम खेलते आए हो बचपन से, पार्टनरशिप में बताओ क्या गुडविल खरीदते हो नहीं खरीदते, है ना। जिससे खरीदी उसने कीमत भी लगाई, तो तुम्हारे लिए उसकी कॉस्ट कितनी आई, जितने की तुमने वो खरीदी, है ना। या मान लो पापा ने तुम्हें दी और तुमने जब पापा से पूछा कि पापा आपने गुडविल कैसे बनाई, तो पापा ने कहा मेरी ना है, मैंने क्या की थी, खरीदी थी। वैसे पार्टनरशिप में खरीदते हैं तो तुम्हारे लिए कॉस्ट कितनी बनेगी, जितनी पापा को कॉस्ट पड़ी। बात समझ गए, प्रीवियस ओनर, है ना। इंप्रूवमेंट हमेशा क्या होगा, नील होगा गुडविल और राइट के केस में। तो 2 असेट ये हो गई। अगली 4 असेट को मैंने अलग रखा। 4 असेट को अलग रखने का कारण क्या है, इंप्रूवमेंट। इन चारों असेट में इंप्रूवमेंट होती हैं, लेकिन ऊपर की 2 असेट गुडविल और राइट में इंप्रूवमेंट नहीं होती। अब ये 4 असेट कौन सी हैं सर, एक है टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट का मतलब समझते हो क्या होता है, किराएदार का हक दुकान ना छोड़ने का। बताओ क्यों, हाँ समझ गया ना, बिल्कुल सही बात है। मान लो, बिल्कुल सही बात, मान लो भैया तुम चांदनी चौक पहुंचे, परांठे वाली गली, तुमने परांठे खाए, वो परांठे थोड़ी तलते हैं, पूड़ी बनाते हैं वो, तो है कि नहीं बात, पूड़ी को परांठे बोल रहे हैं वहां वो। अब मान लो जिस दुकान पे वो बेचारा पराठे बना रहा पिछले 40 साल से, 50 साल से, तो लोग उसके बाप दादा उसको नहीं जानते, किसको जानते हैं, क्योंकि तुम उसकी शक्ल से नहीं जाओगे, तुम उसकी, कोई तुम्हें बता देगा परांठे वाली गली में जो पहली दुकान होगी ना लेफ्ट हैंड साइड की, वहां चला जी वो बढ़िया बनाता है। तो तुम परांठे वाली गए हो, कभी नहीं गए, चलो कभी चले जाना, भाई मौका लगेगा ना। तो तुम परांठे वाली गली में गए, तुमने कहा दोस्त ने बोला था आगे जाके दूसरी दुकान होगी लेफ्ट की, उसमें खाना है। तो तुमने शक्ल थोड़ी जाना, तुमने दुकानदार को नहीं जाना, तुमने दुकान को जाना, क्योंकि तुमने उसकी गुडविल दुकान के थ्रू बनाई, दुकानदार के थ्रू नहीं बनाई। अब वो दुकान किराए पे थी, वो दुकान मेरी थी। अब मैंने क्या बोला, निकल ले, अब मैं यहाँ पूड़ी तलनी है मैं तलूंगा, तो ग्राहक बने बनाए नहीं मिल रहे। तो अगर टेनेंट यानी किराएदार चाहे तो मना कर देगा, कह देगा मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब ये मेरी क्या बन चुकी है, असेट। यानी दुकान को छोड़ने के लिए तुम्हें उसे पैसा देना पड़ेगा। हाँ, दुकान मेरी है, लेकिन उसने गुडविल उस दुकान में क्या कर दी, जनरेट कर दी। तो अगर मुझे वो दुकान खाली कराने तो उल्टा मुझे पैसे देना पड़ेगा, वरना जज साहब क्या बोलेंगे, वरना चुपचाप किराया खाते रहो, अब बोलना मत उससे दुकान खाली करने के लिए। हाँ, किराया बढ़ा लो, वो अलग मुद्दा है कि नहीं बात। तो एक तरीके से देखो, टेनेंसी राइट इतना खतरनाक मुद्दा है कि दुकानदार की दुकान उसकी नौ के किराएदार की हो जाती है। अब उसके बाप दादा, अब भूल जाओ तुम दुकान, बस ये कि किराया में मिलता रहेगा, बस ये खुशी बनाओ, किराया बढ़ता रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन तुम कह दो खाली करवा के मैं अपना काम कर लूँ, ये नहीं कर सकते, बस समझ में। या फिर तुम्हें उतना पैसा देना पड़ेगा जितना वो खाली करने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है खाली करने के लूंगा 50 करोड़। हाँ, तो ये होता है टेनेंसी राइट। और टेनेंसी राइट भी इंटेंजिबल असेट है, यानी तुम्हें उस टेनेंसी राइट को करना पड़ेगा, रियल दुकानदार को सेल करना पड़ेगा। अब वो परांठे वाली गली का वो दुकानदार बोल सकता है कि भैया देखो मेरा किराया भले 20,000 रुपये महीना है, लेकिन दुकान खाली करूंगा तो दुकान खाली करने के उल्टा पैसे दूंगा नहीं, लूंगा वो भी 10 करोड़ रुपए लूंगा। तो जज ने कह दिया भाई ठीक कीमत लगाई है, तो 10 करोड़ रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। दैट मीन्स ही सोल्ड द, यानी कि किराएदार, टेनेंट सोल्ड टेनेंसी राइट टू ओनर।
तो टेनेंसी एक्ट में लिखी है ये बात। तो टेनेंसी राइट को भी क्या माना गया, इंटेंजिबल एसेट। रूट परमिट समझते हो, जो ट्रकों पे लिखा होता है ऑल इंडिया रूट परमिट, तो ट्रकों में हमने ये नहीं देखा, हमने देखा बजा हॉर्न निकल फॉरन। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना। तो रूट परमिट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर करने कर, है ना, परमिट। ये भी इंटेंजिबल एसेट होता है लाइसेंस की तरह। तो ये भी आप दूसरे को बेच सकते हो, है, सबको नहीं मिलता, बड़ी बड़ी कंपनीज को मिलता है। तो वो कंपनी करेगी अपना लाइसेंस इसको बेच देगी। अब मेरा मन नहीं कर रहा भाई ट्रकों का बिजनेस का, मैंने अपना लाइसेंस से बेच दिया, भाई तू मेरा लाइसेंस खरीद ले और ट्रक चला ले एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, रूट परमिट। लूमार्क क्या होता है सुनना जानते? अच्छा, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम तो तुम जानती हो। ट्रेडमार्क मान लो भैया 4 छल्ले हो गए तो तुम पहचान जाओगे, है ना, राइट लगा के पहचान जाओगे, नाइकी, समझ गए ना, इस तरह की बातें। और ब्रांड नेम क्या होता है? टाटा ब्रांड नेम है, नेम जो तुम बोलते हो, सोनी है ना, एप्पल ब्रांड नेम। तो ये भी तुम बेच सकते हो, भी इंटेंजिबल एसेट है। हालांकि जिसका बन जाता है वो बेचता नहीं है, लेकिन फिर भी बेचोगे तो तुम्हारी क्या मानी जाएगी, एसेट ही मानी जाएगी। लूम आर का मतलब होता है, लूम का मतलब होता है चरखा। क्या मतलब होता है भाई? तो कुछ फैक्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बनाती हैं कपड़े, और कपड़े के लिए क्या चलाती हैं, लूम चरखा चलाती हैं। गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंस देती है, क्या करती है, चरखा चलाने का लाइसेंस देती है। मेनली ये वूल वगैरह, वूल के कपड़े होते हैं ना, वूल के, उनमें मशीनों के तो गोल गोल गोल, अब देखा वो गांधी जी पहले चलाते थे, चलता रहता था वो चीज़ें। अब वो टेक्निकल टर्म में आ गई, यानी वो मैकेनिकल टर्म में आ गई। इंसान नहीं घुमाता, कौन घुमाती है, मशीन घुमाती है, उसे बोलते हैं लूम आर्ट। अब वो सीजनल काम होता है ना। भाई मान लो मुझे ऊन के स्वेटर बनाना है तो मैं बनाऊंगा अब जुलाई अगस्त से, ताकि नवंबर में बिके, है ना। अब नए डिजाइन नई तरीके से करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसकी परमिशन देती है, तुम इतना क्या कर सकते हो, चला सकते हो, है ना। नहीं पूरे साल चला के फायदा क्या है, बिकना तो नहीं है ना माल, स्टॉक क्यों बनाऊंगा मैं, है कि नहीं बात। अब हुआ ये कि भाई अब मैंने लूम आर, तुम मेरे पास आए, तुमने बोला सर मेरा बिजनेस तो है पर मेरे पास लूम मशीन से नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें अपनी मशीन पर आर के हिसाब से किराए पे दे देता हूं। समझ गए, किसके हिसाब से, उसे हम बोलते हैं लूम आर्स। ये भी इंटेंजिबल एसेट है, और क्या होगा, आपको उस पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। क्या चीज, क्योंकि लूम आर एसेट है ना। लाइसेंस देती है, हाँ। अब जैसे मान लो ली करे शराब बेचने का लाइसेंस चाहिए, नहीं चाहिए, मेडिकल की दुकान, तो भाई हर कोई थोड़ी बेच देगा दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर लाइसेंस लेगा ही लेगा। ऐसे लूम्स को चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो लाइसेंस मैंने तो ले लिया 24 घंटे का, लेकिन मेरी फैक्ट्री कितनी चल रही है, 12 घंटे, और मशीन काम तो कर सकती है। तो तुमने बोला रात को मैं बना लूँ, है ना, तो मैंने कहा बना ले, पर हर के इतने रुपये लूँगा, मान लो मैंने कह दिया 1 घंटे के 1000 रुपये लूँगा, 4 घंटे एक मशीन चलेगी, 4000 रुपये दे दे। तो जब मैंने तुम्हें लूम आर बेचा पर आर के हिसाब से, तो ये ताई ने कैपिटल गेन माना, बिजनेस एसेट्स नहीं मानी। क्या गाना, ताई ने बोला ये कैपिटल गेन है, और ये क्या माना जाएगा, तुम्हारा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। हालांकि इंटेंजिबल एसेट्स पे क्वेश्चन कम आते हैं ना। अब देखो, अगर खून पसीने से जनरेट किए सारी चीजें तो निल, प्रीवियस ओनर ने खून पसीने से जनरेट किए निल। अगर पापा ने ये लूम आर रूट परमिट टेनेंसी राइट खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, है ना, राइट, और कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। यानी अगर तुम देखो जो पहला पैराग्राफ है ये और ये इज कॉमन फॉर ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, है ना। तो फिर फर्क क्या है, राइट, गुडविल और इन सारी एसेट में फर्क क्या है, सिर्फ इंप्रूवमेंट। क्योंकि ताई ने बोला गुडविल की और राइट की कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, लेकिन टेनेंसी राइट की इंप्रूवमेंट हो सकती है कि जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे उसमें गुडविल बढ़ती जाएगी। तुमने रूट परमिट पहले एक यूपी से ले रखा है एमपी, अब तुमने हरियाणा और दिल्ली का भी ले लिया, तो इंप्रूवमेंट कर ली तुमने। लूम आर तुमने 2 के 4 घंटे कर दिए,
ट्रेडमार्क में जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मार्केट में उसकी है ना कीमत, गुडविल बढ़ती जाएगी, तो तुम्हारे ट्रेडमार्क की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही ना, राइट। अब तुम भैया इस नाम से ये लोगो थोड़ी लगा सकते हो, बड़ा ब्रांड हो गया BMW, है कि नहीं बात, राइट, ऑडी, ठीक है, तो उसका ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते तुम। मिल यही होती है, ये सब इसमें कवर हो जाती है ना। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट होती है, इसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है। जितनी एसएससी ने करी, जितनी प्रीवियस ओनर ने करी खुद, और अगर तुमने वो ये खरीदी है, क्या परचेज करी है, तो एक्सपेंस इनकर्ड बाय द एसएससी, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। तो ये है सेल जनरेट, दोनों पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट है परचेज, बाइंग, एक्वायर। बात समझ में आ गई। इन शॉर्ट कैसे याद कर लेंगे, खून पसीने की कीमत क्या होती है, बोलो, नील। सेल जनरेट कोई भी एसेट हो, इट इज ऑलवेज नील, ठीक है, राइट। फिर प्रीवियस ओनर ने अगर बाय की है तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, जितनी मेरे पिताजी ने खरीदी थी, बात खत्म हो गई, ठीक है। इंप्रूवमेंट गुडविल की हमेशा ही नील होगी, मेरी भी और मेरे बाप दादाओं की भी, ठीक है। लेकिन इंप्रूवमेंट हमेशा वैल्यूएबल होगी इन चारों एसेट्स की, मेरी भी और मेरे पिताजी लोगों की। बात समझ में आ गई। ये हो गया क्या हमारा सर, इंटेंजिबल एसेट। सबसे खतरनाक बात इंटेंजिबल एसेट की पता है क्या है, यही है। जनरली हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, खतरा बना रखा है इसलिए, पिछली क्लास में क्या सीखा था, अगर कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की होती है तो क्या करते हैं, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। पढ़ के बताना घर से। लेकिन अगर ये एसेट क्या होगी, इंटेंजिबल है, तो यहां पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू निकालना 1 अप्रैल 2001 की गुडविल। अच्छा बताना जरा भैया, सचिन की गुडविल कितनी रही होगी 1 अप्रैल 2001 में, विराट कोहली की कितनी गुडविल रही होगी, मुश्किल है इसे ना कैलकुलेट करना मुश्किल है। विराट कोहली 2001 में क्या कर रहा होगा, क्रिकेट खेल भी रहा होगा, ना खेल रहा होगा, अगर खेल रहा होगा तो कहाँ, स्कूल वाला खेल रहा होगा या डोमेस्टिक वाला खेल रहा होगा, ये बड़ा लोचा है कि नहीं बात। तो गुडविल निकालना बहुत मुश्किल है, तो ताई ने बोला मेरे पास गुडविल का कोई वैल्यू नहीं है कि जो एग्जैक्ट गुडविल निकाल सके, गुडविल की वैल्यूएशन बहुत मुश्किल होती है। तो उन्होंने बोला वैल्यूएशन करना बड़ा मुश्किल है, इससे 1 अप्रैल 2001 बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। इसलिए ताई ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ताई ने बोला अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की होगी तो एफएमवी नहीं लेंगे हम, यानी उसकी कॉस्ट ही क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही बन जाएगी, उसकी कॉस्ट ही कोआ बन जाएगी। अदरवाइज गुडविल के अलावा जितनी भी एसेट होती है हम क्या लेते हैं, कोआ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एफएमवी व्हिच एवर इज हायर। वो तो उसमें है, इधर वाले में आओ, लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर, व्हिच एवर इज हायर है ना। हाँ बताना जरा, राज कचौड़ी कुछ पूछ रही तुमसे, क्या कह रही राज कचौड़ी। राज कचौड़ी ने 1992 में बिजनेस स्टार्ट किया, एफएमवी ऑफ गुडविल 1/4/2001। इस क्वेश्चन में जानबूझ के गुडविल की एफएमवी दे रखी है 1 अप्रैल 2001 की, क्या करना है इसका, इग्नोर मार दो, है ना। उसने गुडविल बेच दी तुम्हारे प्रीवियस ईयर में 1 लाख की, उसने कहा मैंने बनाई है फ्रेंचाइजी बेच देती हूँ, अब फ्रेंचाइजी बेच दी, गुडविल बेच दी फ्रेंचाइजी। तो बताओ सेल कंसीडरेशन, पहले गुडविल लटका हुई सटका हुई, लटका, कहाँ से गिनते हैं, गुडविल नॉन फाइनेंशियल एसेट हो गई, फाइनेंशियल में तो इक्विटी और शेयर वो आते थे। लैंड और बिल्डिंग 24 महीने में बढ़ी तो गुडविल 36 महीने बढ़ी, तुम लटका हो गई, ये लटका हो गई। एज पर सेक्शन 214 गुडविल क्या होती है, असेट्स होती है, तो दोनों सेक्शन लिख दिए 242A और ये
सेल कंसिडरेशन कितने की बेकी? 1 लाख। अब इसमें से जब मैं माइनस करता हूं, है ना, क्योंकि गुडविल लटका है तो लिखूंगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लिखूंगा? गलत जवाब। अरे नशेड़ियो स्टार्टेड हिज बिजनेस, यानी सेल जनरेट नहीं हो गई, सेल जनरेट हो गई नहीं होगी। और सेल जनरेट की कीमत क्या होती है हमेशा? सेल जनरेट मतलब खून पसीने की कीमत। अरे खून की कितनी कीमत लगा दोगे भाई? एक बंदे ने 92 में दुकान लगाई राज कचौड़ी की, है कि नहीं बात? अब उसकी राज कचौड़ी पहले कम बिकी होंगी, हो सकता है 2 4 5 साल बाद फेमस हो गई, फिर किसी यूट्यूब के फूड ब्लॉगर ने उसको और फेमस कर दिया होगा, है कि नहीं बात? है ना? तो कैसे लगा सकते हो? सेल जनरेट की कोई कीमत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? पूरा 1 लाख, खत्म बात, है ना? 116 करोड़ चेक कर लेते हैं। $1995 से अपना ईयर लटका हो गई, तो ये वाला 116 क्वेश्चन में गुडविल हो गई मेरी लटका। सेल कंसिडरेशन बोलो। 2 लाख की मैंने फ्रेंचाइजी बेच दी अपने बिजनेस की, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर। गुडविल 1995 के 2001 से पहले की है, तो 2001 से पहले की गुडविल जो होती हैं या इंटेंजिबल एसेट जो होती है, क्या उसमें एफएमवी का ऑप्शन लेते हैं? तो यहां हम लिखेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, ये नहीं लेंगे। कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट थी 20, एफएमवी को इग्नोर किया, 20,000, तो मेरी कोआ कितनी बनी? 20 ही बनी, क्योंकि ये तो मैं ले ही नहीं रहा। तो कितनी आ गई? 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय साड़ी के फॉल से मैच किया है, तो हमने मान लिया कि ये इसके बराबर है। कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या हो रहा है पता क्या हो रहा है? पिछली क्लास मिस करने का नतीजा है ये। वो हो रहा है जो पिछली क्लास में हुआ था। पिछली क्लास में हमने गाना गाया था साड़ी के फॉल से मैच किया रे, कभी छोड़ दी है दिल का, शाहिद कपूर को बुलाया था हमने यहाँ। ये पिछली क्लास देख के पूरी पिछली क्लास में 2 घंटे यही पढ़ाया, कुछ पढ़ाया नहीं पिछली क्लास में। 340-100 यही पढ़ाया पिछली क्लास में। नहीं, पिछली क्लास में यही पढ़ाया, वो देख के बताएगा। 2 घंटे सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ इसमें गुजारे हैं 2 घंटे। यानी पिछली क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया, पिछली क्लास में सिर्फ मैंने 1 पेज पढ़ाया बस, ये सिर्फ ये वाला पेज। यानी तुम्हारी किताब का जो पेज नंबर 1 बस 121, सिर्फ 1 पेज पढ़ा है 2 घंटे पिछली क्लास में। कि अगर 1 पेज में 2 घंटे लगा दिए तो आगे 5 पेज 2 घंटे में हो जाएंगे। ठीक है भैया। अब सर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला पूरा कॉन्सेप्ट है शेयर्स का। किसका? शेयर्स का है। बहुत मजेदार, तुम्हारा फेवरेट भाई। सर क्या बात कर दी। हाँ सर, आज तो मजा आ जाएगा सर। आज जिंदगी में पहली बार सीखेंगे कि शेयर मार्केट से खरीदते तो हैं शेयर, लेकिन नहीं खरीद के बेचते तो हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा कि वो शेयर लटका कब होता है, सटका कब होता है, टैक्स कैसे जाता है ना, कीमत कैसे निकालते हैं। हर्षद मेहता स्टाइल। शेयर मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है ना। अब देखो, सबसे पहले चलो पहले बेसिक बताता हूं। जो भी शेयर तुम खरीदोगे और उसे तुम बेचोगे तो तुम लिखोगे सेल कंसिडरेशन माइनस शेयर 12 महीने बड़े होते लिस्टेड वाले
तो या तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में निकालकर कैपिटल गेन निकालूंगा तो सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 बताता है कि उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? कॉस्ट। अभी हम क्या सीख रहे हैं? कॉस्ट। अगर शेयर तुमने प्राइमरी मार्केट से, प्राइमरी मार्केट बोले तो आईपीओ, है ना, शेयर तुमने पहली बार खरीदे कंपनी से, आईपीओ के थ्रू खरीदे हैं, तो तुम्हारा पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू होगा अलॉटमेंट डेट से, और तुम्हारी शेयर की कीमत कितनी होगी? अलॉट। जितने पे शेयर लिस्ट हुआ है वो नहीं, जितने पे तुम्हें अलॉट किया गया है ना, वो। दूसरा, ठीक है, अलॉटमेंट सस्ते पे होती है और लिस्ट प्रीमियम पे भी हो सकता है, और पता लगा प्रीमियम से नीचे भी हो सकता है ना। जैसे वो भी पिछले महीने टाटा वाला के शेयर, अलॉटमेंट प्राइस थी उसकी 90 रुपये, लिस्ट हुआ 250 रुपये पे। टाटा का कौन सा शेयर था? टाटा इन्फोटेक, कौन सा भी पिछले महीने वो आया था उसका आईपीओ, यानी कि 200% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। यानी एक लॉट मिलता है 15,000 का, जिसने 15,000 का एक लॉट मिला होगा उसके सीधा जिस दिन लिस्ट हुआ शेयर उस दिन सीधा 15,000 के 45,000 दिखा रहा था, यानी कि 30,000 का प्रॉफिट 200% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। तो अब तुम बताओ तुम्हें शेयर कितने का मिला? 15,000 का अलॉटमेंट प्राइस, और वो कितने पे लिस्ट हुआ? तुमने घट बेच दिए, घट बेच दिए तुमने कहा सेल प्राइस कितना? 45,000, कॉस्ट कितने की थी? 15,000, तुम्हारा कैपिटल गेन कितना हो गया? 30,000। यही मजा होता है, इसलिए लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं। सही आईपीओ में, कुछ आईपीओ नीचे भी लुढ़क जाते हैं कि पैसे लगाए 15,000, आईपीओ खुल रहा 12,000 पे, फिर उसके बाद और कर गया पेटीएम की तरह लुट गए, है कि नहीं बात? राइट। तो बताऊंगा कैसे कि मेरा कैपिटल गेन, ये मेरा प्रॉफिट कैसे आया है, ये बात यहां लिखी है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? डेट ऑफ अलॉटमेंट। कॉस्ट निकालनी है बस। कॉस्ट कहां से लेंगे? कौन सी लेंगे हम? अलॉटमेंट प्राइस। अगर तुमने वही शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीदे, कहां से खरीदे? सेकेंडरी मार्केट, समझ गए ना? अब तो आज तो मार्केट बंद है, शनिवार तो आज तो मार्केट बंद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, स्कैम 92 जहां हर्षद मेहता खरीदता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो तुमने एनएससी और बीएससी से खरीदे। तो अब बताओ मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से शुरू होगा? जिस दिन मेरा ब्रोकर मुझे नोट देगा। क्या देगा? ईमेल पे आते हैं हम ये ब्रोकर्स नोट कि आज तुमने ये ट्रांजैक्शन करी है, इतने रुपए की करी है ना। जिस दिन मेरा ब्रोकर, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा? जिस दिन तुम्हें नहीं, जिस दिन तुम्हारा ब्रोकर तुम्हें नोट भेजेगा कि तुम्हारे नाम पे इतने शेयर खरीद लिए हैं, है ना। और कॉस्ट कितनी होगी मेरी? जितना मेरी जेब से पैसा गया मार्केट में। सबसे खतरनाक बात है ये एमसीक्यू में आ जाता है, बच्चा होश में ही ना रहता। अरे ब्रोकर ने बोला मैं तेरे नाम के 100 शेयर खरीदूंगा, और एक शेयर मान लो रिलायंस का है फॉर एग्जांपल, एक शेयर 2500 का। तुमने कहा ठीक है भाई 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं, तो ब्रोकर कह रहा है 2.5 लाख रुपए नहीं, मेरा 1% कमीशन भी है। तो उसने बोला 250 रुपये मेरे क्या हो गए, है ना। 1% मान लो, 1% नहीं 0.1% मान लो, चलो, है ना। तो कह रहा है सर 2.5 लाख की सेल पर 0.1% निकालो, 250 रुपये आया, मात्र 250 रुपये तो कमीशन मांग रहा हूं। तो तुम्हें वो शेयर कितने के पड़े? 2.5 लाख प्लस जितना तुमने मार्केट को पैसा दिया 2.5 लाख रुपए 100 शेयर के, प्लस 250 रुपये ब्रोकर अपनी सर्विस के चार्ज कर रहा है कि नहीं बात। तो अलग अलग ब्रोकर अलग अलग चार्ज करते हैं। कुछ ब्रोकर कहते हैं हम तो 1 पैसे में काम कर लेंगे, यानी 1.1% पे, कुछ कहते हैं 0.10% पे, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं बात। राइट, बात समझ में आ गई? याद रखिए बात। बोनस शेयर का समय कहां से गिनोगे? जब तुम्हें बोनस शेयर मिले। ए बाबू क्या मिले? बोनस शेयर मिले। अब बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है? हमेशा बोनस शेयर फ्री मिलते हैं, नील होती है कॉस्ट, है कि नहीं बात। जब भी भाई मैं शेयर्स की बात करूंगा, उसमें सुनना, जब भी भाई मैं शेयर्स की बात करूंगा, एक खतरनाक बात जो ये लिखी है
ये जो लिखा है ना डिफरेंट लॉट के टाइम पे, ये बात ये लिखी, ये बात एक सेक्शन में लिखी है जिसका नाम है शेयर हेल्ड एज डिपॉजिटरी, है ना। किसने हेल्ड कर रखे? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन होता है? अब देखो सुनो ध्यान से, अब जैसे मान लो मेरे पास ये डीमेट अकाउंट है, क्या है भाई? डीमेट अकाउंट है ना, डीमेट अकाउंट खुल रहा है। अब ये मेरा डीमेट अकाउंट खुल रहा है, मान लो ये जीरोधा कंपनी है, कौन सी कंपनी है ना, जीरोधा कंपनी का डीमेट अकाउंट है। अब ये जो जीरोधा कंपनी का डीमेट अकाउंट है, इसमें भाई मैंने शेयर खरीद रखे, मान लो लाल पीले हरे शेयर दिख रहे हैं तुम्हें, है ना, मार्केट नहीं चल रही तो लाल लाल दिखेंगे। अब जितने भी ये शेयर खरीद रखे हैं, जितने भी ये शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है भैया, अब जितने भी शेयर खरीद रखे हैं ये डीमेट अकाउंट में दिख रहे हैं, पर ये है कहां? है एक बैंक में है। जो तुम्हारे गूगल के, फोन पे के, पेटीएम के वॉलेट में पैसे दिख रहे हैं, पर ससुरा पैसा है कहां? तुम्हारी जेब में कैश तो है नहीं, 500 का नोट कहां है? बैंक। जैसे तुम्हारे पैसे बैंक में जमा है, ऐसे एक तुम्हारे शेयर भी एक बैंक में जमा होते हैं, बस तुम्हें वो वॉलेट में दिखते हैं। कहां दिखते हैं? तुम्हें वो वॉलेट में दिखेंगे लेकिन तुम्हारी जेब में नहीं होंगे। तुम्हें वो ऐप पे दिखेंगे, ऐप पर, लेकिन तुम्हारे वो जेब में नहीं होंगे। वो बैंक पता कौन होता है? NSDL और CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। NSDL और CDSL ये बैंक है, बैंक जो शेयर जमा करते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है डिपॉजिटरी। क्या बोला जाता है? फिर NSDL और CDSL एक ब्रोकर को, जैसे मेरे पास मान लो शेर खान जीरोधा यानी एंजल वन ब्रोकर है ना, NSDL CDSL एक ब्रोकर को क्या करता है ना, ऑथराइज करता है। तो ब्रोकर को कहते हैं DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे कि जो मेरा ब्रोकर है, जिसके ऐप के थ्रू मैं शेयर की सेल परचेज करता हूं, उसे हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो तुम्हें और मुझे क्या बोलेंगे? तुम्हें और मुझे क्या बोलेंगे? तुम्हें और मुझे बोलेंगे बेनिफिशियरी। अरे बैंक वाले तुम्हें क्या बोलते हैं? अकाउंट होल्डर। तो यहां शेयर के केस में तुम्हें और मुझे क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी। कि शेयर बेच के जो भी बेनिफिट होगा, ऑब्वियसली बात है, शेयर आदमी कब बेचेगा? प्रॉफिट में आएंगे, है ना। कुछ लोग लॉस में भी बुक कर लेते हैं, चलो यार अब क्या होता है और गिर जाए, है ना, पेटीएम की तरह। बड़े दिल वाले अगर हो कि भैया तुमने पेटीएम खरीदा 2000 में, वो चल रहा 1000 रुपये का, फिर तुम्हें पता लगा भाई ये तो लुटेगा ही, ये 1000 से पहुंच जाएगा 500, तो 500 रुपये और नुकसान क्यों करने, 1000 का ही बेच देता हूँ चलो। तो कुछ लोग लॉस भी बुक कर लेते हैं। तो नफा नुकसान जिसका होता है उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। अब सेक्शन 45(2)A ये बोलता है कि जब भी बेनिफिशियरी को शेयर बेचकर इनकम होगी, तो जब वो शेयर बेचेगा तो कोआ भी तो निकालेगा। तो कोआ किस मेथड से निकलेगी? फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है बाबू? बहुत सिंपल सी बात, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं जो मैंने किया, तो मैं तुम्हें बताता हूं क्या लोचा है। सुनना ध्यान से, मेरे साथ क्या हुआ होगा। मैंने गलती से LIC का IPO में पैसे लगा, सच्ची घटना है ये। हाँ, LIC के IPO में लगा दिए। मुझे लगा IPO इतनी बड़ी कंपनी है तो थोड़े फंडामेंटल भी ठीक लिखे, प्रॉफिट में तो होती है, लेकिन भाई था गड़बड़ मामला। LIC के IPO में मैंने पैसे लगाए, एक शेयर 950 रुपए का था। मान लो 10 शेयर खरीदे, कितने रुपए लगा दिए? 9500। अब मान लो IPO आया, सुनना ध्यान से, IPO आया लेट से 2022 में। कब आया? दिसंबर 22। जब खुला तो ये खुला 900 रुपये पर। मैंने देखा उड़ी जाता है, 50 रुपये पर शेयर का नुकसान चल रहा है। मुझे लगा प्रीमियम पे खुलेगा, बढ़िया कंपनी है LIC, इतने करोड़ रुपए है ना। फिर मार्केट में थोड़ा फॉल आया 2022 में। मार्केट में क्या आया? 23 की शुरुआत में यूक्रेन के युद्ध हो गए, नाटकबाजी हो गई, ये सब है ना, राइट। फिर उनका युद्ध हो गया, पैलेस्टीन और रशिया हो गया, फिर नाटक वाटक चले, फिर मामला डाउन आया। तो पता लगा LIC का शेयर जो 2022 में मैंने 950 का खरीदा 2022 में, अब ये मान लो ये अक्टूबर 2023 में 700 का दिख रहा था। मैंने कहा भाई खरीद लेते हैं, चलो 10 और खरीद लेते हैं। तो मैंने ये 10 शेयर खरीदे, फिर मैंने यहां पर मान लो चलो 15 शेयर और खरीद लिए, और खरीद लिए, तो एवरेजिंग होगी ना।
अब पहले एक शेयर दिखा था 950 का, अब दूसरा शेयर और 15 शेयर 700 में खरीदे, तो अब वो शेयर कितने का दिखा रहा है? 950 की जगह 800 रुपए का, है ना। मेरे को लगा उम्मीद है बढ़ेगी, अब पता लगा वो बढ़ा, सच में बढ़ा। तो चलो मान लो, फिर मैंने क्या किया, सुनना चाहते हैं, फिर मैंने क्या किया, फिर दिसंबर 23 आया, दिसंबर 23 में मैंने 5 शेयर और खरीद लिए। मैंने कहा ससुरा 5 शेयर और खरीद लेते हैं, है ना। ये मैंने खरीदे 700 के भाव पर, मान लो ये मैंने खरीद लिए 650 के भाव पर। फिर एकदम से भाई कुछ बहुत बड़ी बढ़िया सी न्यूज आई, तो पता लगा ये शेयर मार्च 2024 में ये हो गया 900 रुपए। कितने का हो गया? 900 का। मैंने कहा उरे भैया मजा आ गया, ये तो 900 को ही गवा, है ना। अब बच्चों को ये लगता है या लोगों को ये लगता है कि ये जो 5 शेयर 650 के भाव पे खरीदे, ये 900 के बेच देता हूं, तो 750, 850 और 900, 250 रुपए एक शेयर का प्रॉफिट हो गया, नहीं हो गया। लेकिन कैपिटल गेन ताई ये नहीं मानती। सुनना ध्यान से, तुमने क्या किया, अब होश में सुनना जो बात कह रहा हूं। तुमने मार्च 24 में, तुमने मान लो 25 मार्च 2024 को 20 शेयर बेचे, ठीक है। तो अपनी खोपड़ी में ये बात डाल लो, ओ भैया, ओ भाई, अपनी खोपड़ी में बात डाल लो कि अगर तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे भाई बंधु ये सोच रहे हैं कि 20 में से 5 तो ये वाले बेच दिए, पता क्या हुआ? 5 शेयर पे 250 रुपए का प्रॉफिट। अब कितने बचे? 15 में ये वाले बेचे मानूंगा, तो 700 का शेयर 900 बिक गया, 200 का प्रॉफिट। गलत जवाब। ताई ने बोला फीफो लगाऊंगी मैं। क्या लगाऊंगी? फीफो, है ना। तो ताई ने पता क्या बोला? ताई ने बोला टोटल मुन्ना कितने बेचे? ए बाबू कितने बेचे? 20। तो 20 में से मानूंगी 10 तो ये वाले बिके। अब क्वेश्चन 2 हो गए, क्यों? इन 10 शेयर के लिए दिसंबर 22 से मार्च 2024 लिस्टेड शेयर है LIC के, कितने महीने बड़े होते हैं? कितने महीने बड़े होते हैं? लिस्टेड शेयर 12 महीने बड़े होते हैं। तो ये 2000 दिसंबर 22 से मार्च 24, 12 महीने ज्यादा हो गए, नहीं हो गए? बोलो। तो ये तो क्या हो गया? लटका। बोलो लटका हो गया, नहीं हो गया? तो ताई ने बोला कितने बेचे तूने? 20। फीफो मेथड लगा, 20 में से 10 कौन से मानूंगी? ये वाले। तो 10 को तो लिख लटका। 10 शेयर ऑफ 2022, वो क्या बने? लटका। तुमने कहा 20 बेचते ताई, अभी तो 10 का हिसाब किया, बचे हुए 10। तो यहां कितने शेयर बचे हैं? 15। तो ताई ने ये माना फीफो मेथड के हिसाब से 700 का भाव वाला शेयर तूने, ये 15 में से 10 इसमें बेच दिए। तो अब ये 10 शेयर कौन सी डेट वाले? अक्टूबर 23 से बिके कब? मार्च 24। मुन्नी बताइयो, लटका है सटका है? लिस्टेड शेयर 12 महीने के अंदर बिके, ये क्या हो गए? सटका। क्योंकि सटका में अलग फॉर्मूला, लटका में अलग फॉर्मूला। तो शेयर एक कंपनी के हैं पर अलग अलग लॉट में खरीदे गए हैं, इसलिए बेके भी अलग अलग लॉट के ही माने जाएंगे। यानी शेयर का एक अकेला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें असेट एक होती है, कैलकुलेशन 2-3 हो सकती है। अब तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? अब तुम नीचे नोट डाल देना, 5 शेयर तो ये बच गए, 5 शेयर तो ये बच गए, और 5 शेयर ये बच गए। यानी 5 शेयर इज इन योर डीमेट अकाउंट ऑफ अक्टूबर 23 एंड 5 शेयर इन योर डीमेट अकाउंट इज ऑफ दिसंबर 23। तो तुम्हारा डीमेट अकाउंट ये बताएगा कि भाई ये 5, अब तेरे डीमेट में जो 10 शेयर दिखा रहा है ना LIC के बचे हुए, इसमें से 5 अक्टूबर 23 के खरीद के हैं और 5 दिसंबर 23 की खरीद के हैं। क्योंकि ताई कहती है कैलकुलेशन अलग करनी है, इन्हें एक साथ जोड़ नहीं सकते, है ना। जो तुम कह रहे हो ना एवरेज प्राइस जैसी कोई चीज नहीं होती इनकम टैक्स में, कि तुम बोलो कि सर मैं क्या करूंगा, अब मैं ये 20 शेयर खरीदूंगा, बेचूंगा, सेल प्राइस इनकी कितनी है? सेल प्राइस तो 900 रुपए है ना, क्योंकि मैंने कितने का बेचा है? अब सेल प्राइस तो 900 रुपए 20 शेयर का,
अब मैं इसमें से कोवा लेस कर दूं या इकोवा लेस कर दूं, इनकी कॉस्ट एवरेज कर दूं। एवरेज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या कह रही है एवरेज कैसे कर रहा था? एवरेज एवरेज कोई चीज नहीं होती। एवरेज छोड़, फीफो मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फीफो मेथड। द शेयर यू परचेज फर्स्ट इट इज डीम्ड इट इज सोल्ड फर्स्ट। द शेयर यू परचेज ऑन द सेकेंड टर्म इट इज डीम्ड दैट 10 शेयर ये वाले हैं और ये 10 शेयर ये वाले। बात समझ में आई? ये बात किस सेक्शन ने बोली कि शेयर को क्या करना पड़ेगा? शेयर को हर एक लॉट का फीफो मेथड लगाना पड़ेगा। सेक्शन 45 2A। सेक्शन 45 2 ये लिखी बात। सबसे खतरनाक लाइन ये है, कोवा एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। तो बताओ कोवा कौन सी ली मैंने? 2022 वाली। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी 10 शेयर का कौन सा लिया? दिसंबर 22 वाला। और अगले जो 10 शेयर थे उसकी कोवा कहां से ली? अक्टूबर 23 वाली। और उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से लिया? अक्टूबर 23 वाला। तभी तुमने वो शॉर्ट टर्म बनाया है ना? शेयर एक अकेला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर तुमने शेयर खरीदे हैं तो क्वेश्चन में ये पढ़ लेना कि वो कितनी लॉट में खरीदे गए हैं। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में लिख दूं 20 नहीं, ऑल द शेयर आर सोल्ड, यहां लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन बता देना क्या किया मैंने। मार्च 24 में मैंने लिख दिया ऑन मार्च 2024 ऑल 30 शेयर्स आर सोल्ड। अब कितने क्वेश्चन हो गए? 3। पहला 22 से मार्च 24, दूसरा अक्टूबर 23 से मार्च 24 और तीसरा दिसंबर 23 से मार्च 24। यानी क्वेश्चन एक, कैलकुलेशन 3। अब मुझे 3 खांचे बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा ये अक्टूबर 23 से मार्च 24 60 का ये दिसंबर 23 से मार्च 24 60 का। परचेज डेट टू सेल डेट ही पीरियड ऑफ होल्डिंग बनती है। स्टेप नंबर 1 यही होता है। तो स्टेप नंबर 1 ही गलत कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और एज पर सेक्शन 214 शेयर्स आर असेट्स। समझ गए? बोलो। तो सर 242A पढ़ लिया, शेयर्स के बारे में फीफो मेथड लगता है ये पढ़ लिया। साथ के साथ हमने ये जान लिया क्या कि पीरियड ऑफ होल्डिंग ब्रोकर नोट से मिलेगा, अगर सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से मिलेगा। एक अगला कॉन्सेप्ट, तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने कंपनी लॉ में राइट शेयर पढ़ लिए? अभी नहीं पढ़े? अकाउंट से पढ़ लिए? राइट शेयर क्या होते हैं? ये तो 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। घर वालों को जो पहले मैं ऑफर करता हूं वही क्या होते हैं? राइट शेयर होते हैं। क्या होते हैं? होते नहीं होते? अब एक कंपनी मान लो बदमाश कंपनी, बदमाश कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसने कहा कि हम नए शेयर लॉन्च कर रहे हैं तो उसका पहला राइट हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। उसने शाहिद कपूर को बुला लिया। शाहिद कपूर से बोला राइट शेयर खरीद ले भाई, तेरा पहला अधिकार राइट शेयर खरीद ले। शाहिद कपूर कह रहा है कितने का दोगे? हैं, नाटक मत करो, पागल मत होना। वो कह रहा पागल नहीं बना भाई, ये शेयर मार्केट में जो होगा कितने का बेचेंगे हम? 100 रुपए का। आईपीओ जो निकालेंगे कितने का बेचेंगे? 100 रुपए का। क्योंकि जो भी अलॉटमेंट होगी 100 रुपए के हिसाब से होगी। लिस्ट प्रीमियम पे होगा तो होगा, वो एक अलग मैटर कि प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन हम जो अलॉटमेंट देंगे कितने की देंगे? 100 की। लेकिन तुम भैया पहले से ही हमारे घर वाले हो, पहले से हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम तुम्हें राइट देते हैं खरीद ले भाई 80 का। कितने का? बोलो। तो शाहिद कपूर कौन हो गया? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कौन हो गया? खरीद लेगा नहीं खरीद लेगा? बोलो। अरे खरीदोगे? अरे लालच आ रहा नहीं आ रहा? 80 रुपये कीजिए, कल को मार्केट में 100 रुपये की बेच के निकल लूंगा। अब शाहिद कपूर ने इसे खरीद लिया, एक्सेप्ट। अब बताओ अगर शाहिद कपूर ने इसे एक्सेप्ट किया तो व्हाट इज द कोआ फॉर शाहिद कपूर? कितने पे खरीदा शाहिद ने? तो 80 उसकी कोआ बन गई, क्या दिक्कत है कि नहीं बात? अब बेके वो 100 में। व्हाट इज द
पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शाहिद कपूर कहां से लेंगे? तो परचेज नहीं, अलॉट होंगे वो शेयर, क्योंकि खरीद तो रहा है वो, पहले तो अलॉटमेंट होता है ना कंपनी से, तो परचेज तो मार्केट से करते हैं फ्रॉम अलॉटमेंट डेट। बात समझ में आ गई? बोलो सिंपल। अब इसमें एक झोल और है। अब मान लो शाहिद कपूर के पास पैसे नहीं है, कह रहा ससुर हर बार ये निकाल देते पैसे नहीं, क्या करो। अब लेकिन शाहिद कपूर के पास वो क्या पड़ी है, मान लो चिट्ठी पड़ी है, क्या पड़ी है, चलो चिट्ठी निकाल लेते हैं भाई, ये है ना। फॉर एग्जांपल शाहिद कपूर के पास एक चिट्ठी पड़ी है। जब भी राइट शेयर आते हैं ना तो ऐसे नहीं आता कि कुछ भी लिख दिया। राइट शेयर जब आते हैं तो उसमें किसी का नाम नहीं होता है ना, उसमें तो एक चिट्ठी के तौर पे आते हैं, उसमें लिख देते हैं एक शेयर 80 रुपए की अलॉटमेंट। एक शेयर, बोलो भाई, एक शेयर 80 रुपए की अलॉटमेंट, बस ये लिखा होता है। और कंपनी की यहाँ पे स्टैंप लगी होती है, कंपनी के है ना डायरेक्टर वगैरह उनके क्या होती है, साइन होते हैं। अब शाहिद कपूर कह रहा है साहब मेरे नाम की चिट्ठी है नहीं, बस में लिखा है कि जिसके पास ये चिट्ठी होगी, बहुत सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके पास भी ये चिट्ठी होगी, वो सीक्रेट चिट्ठी होगी, उसको 80 रुपये का मिल जाएगा। अब शाहिद कपूर बांट थोड़ी देगा। शाहिद कपूर के दिमाग में खुरापात जागी, शाहिद कपूर पहुंचा तुम्हारे पास है ना, तुमसे शाहिद कपूर ने बोला देख चिट्ठी है, चिट्ठी चिट्ठी न कोई संदेश, गाना मत गा, चिट्ठी है कोई संदेश, चिट्ठी है। तुमने बोला अब शाहिद कपूर ने बोला देख एक शेयर सर्च कर ले, ये कंपनी है, बढ़िया कंपनी है हमारी, मार्केट में लिस्ट है, सब कुछ ऑनलाइन है, एक शेयर 80 रुपये का देगी, ये एग्जिस्टिंग कंपनी है जो आईपीओ नया निकाल रही है दोबारा से, और एग्जिस्टिंग शेयर को मिलेगी, जिसके पास चिट्ठी होगी 80 रुपये की, और अगर प्रीमियम पे भी लॉन्च ना हो तो एट पार भी अगर शेयर लॉन्च हो तो भी 100 रुपये का लॉन्च होगा, और मार्केट में लॉन्च होती है 100 रुपये का बेच दियो। तो शाहिद कपूर ने तुम्हें क्या किया, तुम्हें एक ऑफर दिया, तुम बहुत खुश, तुम कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी आंखों में डॉलर बन गए, डॉलर हैं, बैठे बिठाए आराम से बैठे हो, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख आराम से बैठे बैठे क्या बात कर रहे हो। हाँ, पर शाहिद कपूर तुम्हें फ्री में दे देगा। शाहिद कपूर कह रहे रिश्तेदार थोड़ी गए तो फ्री में दे दूंगा। तुमने क्या टुच्ची बात कर दी। उसने कहा भाई तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से चिट्ठी ले ले, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से चिट्ठी ले ले। तू अगर 100 शेयर लेगा तो मुझे कितने, 100 × 10 कितने हो गए, 1000, और मार्केट में तू कितने का बेच दियो, 100 रुपये का, तो तेरा फायदा हो जाएगा। तुमने एक्सेप्ट कर लिया, यू एक्सेप्ट द चिट्ठी। अब होश में बताना, अगर तुमने चिट्ठी एक्सेप्ट कर ली, इसे पता क्या बोलते हैं, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। क्या बोलते हैं, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। होश में बताना, अगर तुमने वो चिट्ठी एक्सेप्ट कर ली तो तुम्हारे लिए कोवा कितनी, बोलो तुम्हारे लिए कोवा कितनी है, 4.5 रुपये तक। जल्दी बता रहे, इधर देखो तुम उधर बतिया रहे हो, कितनी, 10 रुपये खाली, गलत जवाब। अरे 10 रुपये तो तुमने, अरे 10 रुपये तो तुमने किसको दे दिए, तो कंपनी को भी तो दोगे 80 रुपये, तो फिर तुम्हारे लिए कोवा कितनी होगी, 10 + 80 = 90। अब तुम्हारे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हुआ, जब से राइट टू में अलॉट हो जाएंगे, कंपनी बात जब तुम्हें क्या कर देगी, अलॉटमेंट ऑफ या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। बोलो बात समझ में आ गई। अगली खतरनाक बात, शाहिद कपूर ने तुम्हें जो चिट्ठी भेजी 10 रुपए की, वो शाहिद कपूर के पास भी 10 रुपए कमाए गए, तुम्हारा हिसाब तो कर दिया। अब शाहिद कपूर का 10 रुपये क्या क्या माने, क्या करें, अरे जीरो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ ना कुछ तो होगी है ना, पर ये बताओ कि उसका फायदा कितने का हुआ, तो 10 रुपये का फायदा नहीं हुआ। तो शाहिद कपूर ने जो तुमसे 10 रुपये वसूल लिए, ये 10 रुपये क्या माना जाएगा, 10 रुपये ऑफ सेल प्राइस ऑफ चिट्ठी, 10 रुपये पर शेयर ऑफ सेल प्राइस ऑफ चिट्ठी,
योर रिनाउंसमेंट राइट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि चिट्ठी 3-4 दिन में बिक जाएगी। साल भर तक थोड़ी निकलती है अलॉटमेंट, अब तो 3 दिन में हो जाती है अलॉटमेंट आईपीओ की, 3-4 दिन में। आज आईपीओ निकला, 3 दिन तक आईपीओ ओपन, 5वें दिन अलॉटमेंट, लिस्ट सीधा शेयर। बात समझ आ गई? राइट। तो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। अब बताओ, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट में तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये कि तुम्हारी कोवा 90 रुपए और तुम्हारे अलॉटमेंट डेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग, अलॉटमेंट डेट। जब तुम बेचोगे तो सेल, मान लो तुमने वही शेयर जो तुम्हें 90 के पड़े, तुमने वो 150 के बेच दिए। अब 150 के बेचे तुमने, मान लो 5 साल बाद, तुम क्या बोलोगे? सेल प्राइस इतना माइनस इकोवा करोगे, वो शेयर क्या बन चुके हैं अब? लॉन्ग टर्म। 1 साल में बड़े हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म हो गए। ठीक है। तो तुम जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम सेल प्राइस माइनस जब कोवा इकोवा करोगे तो कोवा यहां से लेनी है और लटका सटका यहां से गिनना है। शाहिद कपूर को क्या मिल रहे हैं? जिस दिन शाहिद कपूर ने तुम्हें चिट्ठी बेची उसी दिन शाहिद कपूर के 10 रुपए पर शेयर क्या बन गए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लिख दिया ताई ने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिक्स। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? क्या हो गया? ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, पढ़ के देखो। राइट शेयर, पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ अलॉटमेंट, प्राइस, ऑफर प्राइस। अगर ये राइट शेयर किसने एक्सेप्ट किए? शाहिद ने। अगर ये शाहिद ने रिनाउंस कर दिए, है ना, तो तुम्हारे लिए क्या हुआ? तुम्हारे लिए डेट ऑफ अलॉटमेंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग, और तुम्हारे लिए ऑफर प्राइस 10 रुपए और अमाउंट, ऑफर प्राइस 80 रुपए और चिट्ठी कितने की मिली? 10 रुपए इजिकल टू 90 रुपए। अब जिसने रिनाउंस किया राइट, कौन? शाहिद के लिए रिनाउंसमेंट की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपए पर शेयर, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि उसने चिट्ठी, क्या रिनाउंसमेंट क्या है? चिट्ठी का पैसा, जितने की उसने चिट्ठी तुम्हें बेची। ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल एसेट अगर तुम दोगे फ्री में तो उसकी डेट ऑफ अलॉटमेंट हमेशा कहां से होगी? जहां से वो अलॉट हो जाए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और उसकी कीमत क्या होगी? नहीं। अच्छा, शाहिद कपूर को चिट्ठी कितने की मिली? चिट्ठी कितने की मिली है? निकम्मो, चिट्ठी तो फ्री में मिली है, तभी तो नील लिखा है। चिट्ठी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में दी जाती है। हाँ, चिट्ठी तो फ्री में दी जाती है, बस चिट्ठी में तो ये लिख दिया जिसके पास भी चिट्ठी होगी 80 का ले जाना। तो चिट्ठी तो फ्री में आएगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं भाई, चिट्ठी फ्री की होती है। इसे लिखा है चिट्ठी के 10 रुपए सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। चिट्ठी की कॉस्ट नील होती है। चिट्ठी की कॉस्ट क्या होती है? नील। चिट्ठी तो फ्री में आती है घर पे, राइट शेयर की, तुम्हारी मर्जी है लेना, लो, बनना मत लो, है ना। चिट्ठी फ्री में आती है। नोट कर लिए कॉन्सेप्ट? ये ऐसे डायग्राम बनाना, एग्जाम में बिल्कुल रिवाइज होगा, बढ़िया मजा आ जाएगा। ये डेटा किसके लिए है? ये डेटा, ये शायद जब वो कह रहा है राइट शेयर में लेने को तैयार हूं, ये भी 10 रुपए किसके लिए? शायद जब चिट्ठी उसने बेच दी। ये वाला डेटा किसके लिए? ये तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए जिसने रिनाउंसमेंट का राइट खरीद लिया शायद से। ठीक है। अब सर चलते हैं थोड़ी दूर, जहां खटे नहीं अंगूर। टैक्स ऑन शेयर्स, टैक्स ऑन। अब मुझे बताओ, शेयर्स के बारे में तुमने आज से पहले कहां पढ़ा है निकम्मो? क्या तुम्हें याद है? पढ़ के मत आ जाना। एक तो पढ़ा है ये 111 है और एक 112 है, दूसरी जगह तो पढ़े तुमने शेयर के बारे में। 111 क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी। 112 क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी। याद आ गई बात? ठीक है, याद आ गई बात? कितना परसेंट बताया था ब्रेकअप पार्टी में टैक्स? ब्रेकअप पार्टी में कितना परसेंट टैक्स लिखवा रखा है? 15। ये लिखी बात, ये लिखी बात।
और 10% कब लगाना है? 1 लाख काट कर, ये लिखी बात। यानी ब्रेकअप पार्टी के दूसरा और तीसरा मेहमान, पहला मेहमान कौन था? सोनिया जी। सोनिया जी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट इक्विटी, है ना। तो ब्रेकअप पार्टी का दूसरा और तीसरा मेहमान कैपिटल गेन के चैप्टर से आया है। याद आ गई बात? पर ये 15% वाली बात तभी पूरी होगी अगर वो शेयर कहां से बिके हैं? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से बिके हैं, और तुमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी शेयर्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या कर दिया हो? पे कर दिया हो। डिडक्शन का मजा नहीं मिलता, ये बात हमने ब्रेकअप पार्टी में कैसे पढ़ी है? तुम ये बात जानते हो, डिडक्शन ना इसको मिलेगी और डिडक्शन ना इसको मिलेगी 111 को। ये बात कैसे पढ़ी हमने ब्रेकअप पार्टी में? ब्रेकअप पार्टी का पेज खोलो और चेक करो 80C से लेकर 80U की डिडक्शन किसको दे रहे हो? देख के बता दो, कोई निकम हो, अभी तो 2-4 महीने हैं एग्जाम के, अभी तो देख लो, कोई बात ना, मत याद करो। बैलेंस को लिखा है, क्या लिखा है? डिडक्शन सिर्फ किसको देते हैं? डिडक्शन भी किसको देते हैं? बैलेंस को। डिडक्शन अगर मैंने सिर्फ बैलेंस को दी है, इसका कल 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 मैं 3:30 बजे, 3:30 से 4 फ्री हूँ। ठीक है, बोलो जल्दी। क्या? यस सर। डिडक्शन किसको देते हो? बैलेंस को। डिडक्शन बैलेंस को देने का तात्पर्य क्या है? कि 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन 112 को मिलती है? नहीं। 111A को मिलेगी? नहीं। 112A को मिलेगी? नहीं। 115BB को मिलेगी? नहीं। अरे इन चारों को नहीं मिलेगी, इन चारों को नहीं मिलेगी, इसलिए तो बैलेंस को दी है। यही बात तो लिखी है कि डिडक्शन नहीं दी जाती। किसको? किसको नहीं दी जाती? राहुल गांधी को। डिडक्शन नहीं दी जाती किसको? केजरीवाल जी को, है ना। तो ये तो हम ब्रेकअप पार्टी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दिस कॉन्सेप्ट कवर्ड इन ब्रेकअप पार्टी। ऑलरेडी दिस कॉन्सेप्ट कवर इन ब्रेकअप पार्टी कि जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, डिडक्शन सिर्फ घर वालों को देंगे। ये डायलॉग लिखवाया था, याद आ गई बात? जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, डिडक्शन सिर्फ घर वालों को देंगे। डिडक्शन सिर्फ घर वालों को देने का मतलब है इन चारों को डिडक्शन नहीं मिल रही है, ये तो लिखी है बात। अगली अगली खूंखार बात एकदम, मैंने ये शेयर, सुन लो, मैंने ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बेचे, या मैंने इन शेयर पे एसटीटी पे नहीं किया। अब कितना रेट लगेगा? भाई तुमने बोला 15% लगेगा अगर स्टॉक एक्सचेंज से हो और एसटीटी पे हो। मैं कह रहा हूं ना बेच रहा स्टॉक एक्सचेंज से और नहीं दे रहा एसटीटी। अब ताई ने बोला स्लैब रेट पे जाएगा। कहां जाएगा? स्लैब रेट से जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर एसटीटी पे नहीं हुआ और स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बिका, दोनों में से कोई भी एक झोल कर दिया तो टैक्स कैसे लगेगा? स्लैब रेट पे। प्रैक्टिकली मुश्किल है, बस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्योंकि अब शेयर बेचता हूं किससे हूं मैं? डीमेट अकाउंट से। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, मुझे पता ही नहीं लगता एसटीटी पे हो जाता है। जैसे मैं शेयर बेचूंगा ना, मुझे पता ही नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक सेल पर भी एसटीटी पेड, ऑटोमेटिक बाइंग पर भी एसटीटी पेड है कि नहीं बात? ओ मुन्नी, चश्मा मत निकाले उधर, होश में सुन ले, है ना। छोटा बड़ा करके दिख रही होगी मुझे क्या? यहाँ से दिख रहे हैं, दूर यहाँ साफ दिख रहे हैं भाई, होश ही नहीं है, सुन नहीं रही बात समझ में आ गई? और प्रैक्टिकली स्टॉक एक्सचेंज के बिना शेयर बिक ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी तुम्हारे कौन है ब्रोकर हैं, वो खुद सेबी में रजिस्टर्ड है। बिना सेबी के रजिस्टर्ड हुए उनको मान्यता ही नहीं मिलेगी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदवाने की और बिकवाने की। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल मुश्किल ही है ना। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
तो अगर मैंने 15% का टैक्स देना है तो इसका मतलब मुझे दो शर्तों के बारे में पता होना चाहिए, एसटीटी पे और एक्सचेंज से बिका हो। अगर एक्सचेंज से नहीं बिका, एसटीटी पेड है, या एसटीटी पेड नहीं है एक्सचेंज से बिका है, तो स्लैब रेट में लपेटा जाएगा तुम दोनों एक साथ। ये प्लस में है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 10% का टैक्स देना है मात्र, और वो भी कितने से ऊपर देना है, 1 लाख से ऊपर देना है अगर दो बातें पूरी हैं। सेम, स्टॉक एक्सचेंज से बेचोगे शेयर और उस पर एसटीटी भी पे करोगे। अगर ये दोनों बातें तुमने दोनों बातें तुमने एक साथ पूरी कर दी तो तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1 लाख घटाने के बाद 10% लूंगा, है ना। तो 1 लाख पे तो वैसे ही टैक्स बचा लोगे, 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स देना है। ये क्या हो गया मेरा 112 है, ठीक है। सबसे डेंजर बात, 112A पर जब कैलकुलेशन करूंगा तो इंडेक्स नहीं निकालूंगा, यानी इंडेक्स लॉन्ग टर्म होते हुए भी इंडेक्स का मजा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि रेट ही कितना है। अब 10 कम रेट भी कम कर ले और इंडेक्स का मजा ले ले, ताई ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। तो आज एक खतरनाक सवाल जो मैं पिछली क्लास से लिंक कर रहा हूं तुम्हें, ऐसी कौन सी असेट होती हैं, असेट जो लटका है, और लटका में हमने कसम खाई थी लटका होगी तो क्या होगा, इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। असेट जो लटका है स्टिल नो इंडेक्स। बोलो बोलो निकम्मो, एक तो स्क्रीन पे दिख रहा 112 है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी। रीजन बोलो, रीजन इंडेक्स करके, जब ताई इंडेक्स करने के बाद तुमसे 10% मांग रही है तो ताई कह रही है जब टैक्स तेरा कम दे रहा हो तो इंडेक्सेशन का मजा। ताई ने कहा एक बात याद रखियो, जब भी तू इंडेक्स करेगा ना, जब भी तू इंडेक्स करेगा 20% का देना है तुझे। क्या देना है? 20%। दूसरी असेट कौन सी है? ऐसी एक और असेट है जो लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्स नहीं होती। हट, क्रिप्टो नहीं, जल्दी बोलो। जो नारायण को लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्स नहीं होती, बोलो जल्दी। हाँ, कौन सी? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। कल की क्लास में बताया था ये इंडेक्स होने के बाद भी, ये लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी इंडेक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन पे भी क्या होता है, 10% टैक्स होता है, यानी कि नो इंडेक्स इन दीज टू असेट्स। ये लिस्टेड भी होंगी, है ना, और लटका भी होंगी, तब भी इनको क्या मत कर देना, इंडेक्स मत कर देना, ठीक है। इंडेक्स ये करना। बात समझ आ गई? एक बात जो बहुत खतरनाक है, जो मैंने पहले नहीं बताई थी, यहां बता रहा हूं। क्या तुम्हें याद है 87 है डिस्काउंट? डिस्काउंट नंबर 87 ने क्या बोलता है? अगर मेरी एनटीआई लेस देन कम मिलता है, डिस्काउंट नंबर 87 है। ब्रेकअप पार्टी पढ़ के मत आ जाना, हर चैप्टर में तुम यही गड़बड़ करते। तुमसे पूछता हूं, तुम्हें होश ही नहीं रहता। कितनी एनटीआई पे डिस्काउंट नंबर 87 मिलता है? तनिष भैया, यक्ष, आशिका? नहीं, बहुत गलत जवाब। देख लो बेटा, 2-3 महीने बचे, देख लो, मजे ले लो, ले लो मजे ले लो तुम। 5 लाख एनटीआई कितनी? हाँ, ऑनलाइन वाले ज्यादा पढ़ रहे हैं भाई तुमसे, तुम फेस टू फेस में आके भी नालायकी करते हो। 5 लाख और 7 लाख एनटीआई पुराने रेट में 5 लाख और एनटीआई नए में 7 लाख। इतने रुपए तक है या इससे कम है तो तुम्हें डिस्काउंट नंबर 87 ही मिलता है। डिस्काउंट नंबर 87 का फॉर्मूला क्या है? टैक्स लाइबिलिटी और कितना 80, कितना अमाउंट है? 12,500 और नए में 25,000।
तो टैक्स और 25 विच एवर लेस, पुराने में टैक्स और 12,500 विच एवर लेस। जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो मुझे इस टैक्स पर डिस्काउंट नहीं देना, यानी रिबेट ऑफ 87 ए नॉट अलाउड। इसका मतलब सर क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत ही गंभीर काम करना पड़ेगा। जब मैं निकाल लूंगा टैक्स, मान लो मेरी एनटीआई आ रही है पुराने स्लैब में 5 लाख, कितनी आ रही है बोलो? 5 लाख। तो डिस्काउंट दूंगा, बोलो डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो मेरा मान लो टैक्स आ रहा है ना। अब अगर टैक्स आ रहा है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या मान लो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 1.5 लाख, और एक आ रहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी केबीसी, केबीसी विन आ रही है मान लो 3,20,000। समझ में आई बात? तभी तो ये 3,20 और 1 लाख, 4,20 और 5 से नीचे आया, कुछ ऐसी है ना। अब तुम्हें पता है डिस्काउंट देना है, देना ही नहीं देना। अब तुम इन पे टैक्स निकालो, पहले ब्रेकअप पार्टी से क्या निकालोगे? टैक्स निकालोगे। अब तुम जो ब्रेकअप पार्टी से टैक्स निकालोगे तो तुम लिखोगे जीटीआई। मान लो मेरी जीटीआई भी कितनी है? 5 लाख है, एनटीआई 5 लाख, कोई रिडक्शन नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोलो मान लो नील। फिर 111 ए, वो भी क्या है? नील। फिर 112 है, वो कितना आ गया मान लो? 1.5 लाख। फिर क्या कर दिया? केबीसी कैजुअल इनकम कितनी? 320। और यहां मेरा फॉर एग्जांपल यहां मेरा बैलेंस आ रहा है ना, XYZ कुछ भी आ रहा है मान लो, ठीक है। और जो भी एग्जामिशन का सहारा है वो सब दे दे के तुम्हारे पास ये डेटा बच रहा है। बात समझ में आ रही ना? अब इसमें से मैं घटाऊंगा क्या? 1 लाख, कितने बच्चे? 50,000। इसमें कितना? कुछ घटाना नहीं है, ये पूरे 320। अब रेट बोलना इसका कितना है, और इसका 30, इसका कितना आ गया? 5,000। इसका 320 का 30% निकालना 96, यही आएगा। बोलो भाई, अब टोटल टैक्स कितना आ गया? 96 और 5, 1,01,000। बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा कहता है कि मेरी जीटीआई एनटीआई 5 लाख से कम है, एनटीआई मेरी 5 लाख से कम है, तो डिस्काउंट दे दूंगा। और वो कहता है अब 87A घटाऊंगा 1,01,000, और मान लो पुराना स्लैब है, पुराना स्लैब है तो 5 लिख रहा हूं, 12,500 विच एवरेज लेस 12,500, वहीं कांटा लगता है जोड़ से। क्योंकि बहती गंगा में तुमने प्रैक्टिस में यही हाथ धोया है, और तुमने तो नलायक को तुम्हारे में ये भी प्रैक्टिस नहीं करी अभी तक। क्या गलती करी तुमने? 112A को भी डिस्काउंट की कैटेगरी में डाल दिया। समझ में आई बात? इसका मतलब जब मैं 87A की बात करूंगा तो ये कैलकुलेशन मैंने गलत करी है। अब मैं 87A की बात कैसे करूंगा? ये याद रखने वाली बातें हैं भाई। अब ये नहीं सर ये तो बड़ी कंफ्यूजन क्या है? फाइनल के पेपर ना देने फिर तुम्हें कंफ्यूजन क्या है? लॉ है। अब लॉ तुम्हें अगर याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो तुम कह दो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है भाई, तुम्हें याद करना है। तुम्हारे क्लाइंट, आधे से ज्यादा क्लाइंट तुम्हारे पास शेयर होल्डर होंगे वो। अब मैं ही हूं, अब तुम सीए बन गए, मैंने कहा चल भाई मेरी रिटर्न बढ़ गया, तुम बढ़ देना, तुम्हारे पास आ गया, तो तुम ये बोल दोगे कंफ्यूजन है। मैंने कहा भाई इसमें गलती भैया, मैं शेयर मार्केट में शेयर की खरीद बेच करता हूं तो ये मेरी गलती है। और एक शेयर मैंने 2020 में लिया, मैं 2025, 26, 27 में बेच रहा हूँ, ये मेरी गलती, लॉन्ग टर्म करके बेच रहा हूँ। और इसमें मेरी गलती कि मेरी एनटीआई 5 लाख आ रही है, तो तुम क्लाइंट भगा दोगे यार सर क्या कर रहे हो, एनटीआई 5 लाख पीछे है, हमें ना आता कुछ भी। तो कंफ्यूजन नहीं है भाई, लॉ है, तुम्हें सीखना पड़ेगा, है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे बताना पड़ेगा कि सर 112A इज नॉट एलिजिबल फॉर 87A, therefore I have to break down taxes in 2 फॉर्मेट। एक 112A का टैक्स बिल्कुल अलग रखो, कितना?
और बाकी बचा हुआ 96,000। अगर और कुछ भी आ रहे हो तो वो भी जोड़ देंगे इसके साथ। बाकी टैक्सेस को अलग करो, ये वाला 96, ये वाला भी मान लो यहाँ 2,000 आ रहा तो ये भी, यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है ना। बाकी सारे टैक्सेस 112A को अलग करो, बाकी बैलेंस टैक्स को अलग कर दो। 112 जब मैं 87A का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं 112A पर नहीं लगाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, 87A कहता है टैक्स लाइबिलिटी 96,000 और 12,500 विच एवर इज लेस 12,500। कितना बच गया टैक्स? 83,500। और ये वाला टैक्स कितना 112 का, जिसमें 87A नहीं मिला 5,000। तो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? 88,500। इसमें ऐड कर दो 4% शिक्षा के पैसे। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट टू सॉल्व द क्वेश्चन। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन कुछ केसेस में गड़बड़ हो सकती है। पहले तुम घटा रहे थे 1,01,000 में से, अब तुम अलग अलग करके घटाओगे। अगर मान लो रिवर्स हो जाए तो 96, अगर मैं क्वेश्चन में डेटा ये आ जाए कि 112A इज इक्वल टू 96,000, अदर टैक्स इज इक्वल टू 5,000। अब लोचा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन में, है ना? बोलो अब तुम क्या बोलोगे? इस पे 87A मिलेगा नहीं, इस पे दो 87A। 87A कितना दे दूं उस पे? अब टैक्स की लाइबिलिटी 5 और 12,500 विच एवर लेस कितना 5। अदर टैक्सेस हो गए नील और इसके हो गए ये। अब तुम कहने लगो सर इसमें तो 5 ही दिए हैं, अभी भी क्या कहते हैं 7,500 का, तो 7-8,000 का तो अभी भी फायदा, इसको क्यों नहीं दिया? इसको कहाँ दिया? इसको दिया तुमने नहीं ना। यहाँ 5 की लाइबिलिटी यहाँ खत्म होगी, तुम्हारे पास 12,500 की लिमिट है, इसको थोड़ी लिमिट दी है। लेकिन अगर तुम मर्ज करके करते तो आंसर अलग आएगा। अब यहाँ आंसर कितना आ रहा है? और अगर तुम अब बच्चा करेगा एग्जाम में इकट्ठा कर दे, इकट्ठा कैसे करेगा? वो कहेगा 1,05,000 माइनस 12,500, आंसर कितना आ गया? 88,500। पर आंसर आ कितना रहा है? 96। समझ में आई बात? अगर मैं ये कर दूं कि 112A इतना और अदर टैक्सेस इतने, तो बच्चा एग्जाम में 88,500 आंसर लिख के आएगा, पर आंसर आएगा 90,000। बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां जब तुमने 12,500 घटाए तो तुमने इस 96 पर भी, 112A पर भी 12,500 का 87A का मजा ले लिया। बल्कि लॉ में क्या लिखा है? 87A का मजा 112A को मत दे दियो। तो करेक्ट सॉल्यूशन ये है कि 112A को 87A नहीं दिया, अदर टैक्सेस को 87A दे दिया। तो आंसर गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहां ठीक हो गया इत्तेफाक से, क्योंकि वहां मैंने डेटा उसमें ज्यादा ले रखा है और उसमें कम है। जहां 112A का डेटा ज्यादा आ गया और अदर टैक्सेस का कम आ गया, वहां लुट जाओगे। बात समझ में आई? यानी ब्रेकअप पार्टी में, होश में सुनना, ब्रेकअप पार्टी में जब मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा और 87A निकालूंगा तो ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब मैं 87A जिस टैक्स में से घटा रहा हूं उस टैक्स में 112A का टैक्स ना हो। तो भाई आटा माजी सटकली, होश में सुन रहे हो? क्या बोला मैंने? खोपड़ी में जा रही? ओ भाई घुटने में जा रही है, बात नहीं जा रही? कैलकुलेटर पे ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत खतरनाक शब्द बोल रहा हूँ। जब मैं ब्रेकअप पार्टी, इसलिए ब्रेकअप पार्टी सबसे पहले पढ़ा देता हूँ मैं, ताकि जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार तुम्हारी खोपड़ी में बात घूमेगी। हाँ सर बार बार कहते हैं हर चैप्टर में ब्रेकअप पार्टी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आना है, हर चैप्टर में टैक्स लायबिलिटी रिवाइज करके आनी है। तो जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा उतनी बार क्या होगा? 15 चैप्टर पढ़ाए छोटे छोटे मिला के, तो 15 बार रिवाइज हो गया क्या? ब्रेकअप पार्टी वाला कॉन्सेप्ट। तो अब फिर वो फिट हो जाएगा तुम्हारे घुटनों में, है ना? कि बजाय इसके कि मैं पहले 5 हेड पढ़ा दूं, सारी चीजें पढ़ा दूं, फिर तुम्हें टैक्स लायबिलिटी निकलवाऊं, तो तुम्हें रिवीजन, तुम्हें रिपीट कहां हुआ? अब तुम चाहे क्लास में रिपीट करो, रिपीट तो हो गया ना। लेकिन अब तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी जो मैं बोल रहा हूं, कि जब मैं ब्रेकअप पार्टी का टैक्स निकालूंगा और टोटल टैक्स के बाद 87A दूंगा, तो 87A जब मैं दूंगा तो आज से मुझे एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैं 87A घटा रहा हूं तो 87A जब मैं जिस टैक्स लायबिलिटी में से घटा रहा हूं, 87A जब मैं जिस टैक्स लायबिलिटी में से घटा रहा हूं, इस टैक्स लायबिलिटी में 112A वाला टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर 112A वाला टैक्स है तो उसको अलग करना पड़ेगा और बैलेंस में से 87A घटाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो 87A घटाते टाइम पे ये ध्यान रखना है
कि जिस टैक्स में से मैं 87A घटा रहा हूं उस टैक्स में 112A का टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसी क्वेश्चन की तरह उसे अलग करो और बैलेंस पे से बैलेंस में 87A लगाओ। समझ गए कॉन्सेप्ट? और लिखा एक लाइन है क्या, सिर्फ एक ही लाइन लिखी है क्या, रिबेट ऑफ 87A नॉट गिवन टू 112A, बस ताई तो ये लिख दिया, बात खत्म होगी। इतना बड़ा इतनी बड़ी हलचल हो जाती है एक ही लाइन से कि पूरी टैक्स लायबिलिटी चेंज, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अभी तक तो रटे बैठे थे क्या कि एनटीआई 5 लाख है तो 87A घटा देंगे, अभी तो रटे बैठे थे एनटीआई 5 लाख तो 87A घटा देंगे। आज पता लगा एनटीआई 5 लाख है तो 87A घटा देंगे, पर 112A में नहीं, 112A को अलग करना पड़ेगा। आज नई चीज ऐड ऑन हो गई ये वाली, इसलिए खतरा बन रहा है। ठीक है, बोलो भाई, बोल मत लेना, बोलो समझ गए? तुम बोलते हो शक होता तुम्हारे ऊपर, पता नहीं कौन सी ख्यालों में कौन सी दुनिया में खोए हो। जवाब ही ना दे रहा इंसान, 4 लोग बैठे 10 लोग बैठे जवाब ही ना दे रहे, देख रहे हैं बस, पता नहीं कौन से ख्यालों। अरे भाई बोल तो दो। अब एक बिल्कुल मास्टर एसआर के बनाता हूं, सुपर एसआर के, और उससे पूरा शेयर्स का खेल खत्म। एग्जाम में यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, कोई थ्योरी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये पढ़ के सीधा सारे प्रैक्टिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे शेयर्स को 2 कैटेगरी में बांटा, है ना। पहला, या तो वो शेयर्स क्या होंगे, या फिर वो शेयर्स क्या होंगे, यही तो होंगे, या तो वो लिस्टेड होंगे या फिर, अगर वो लिस्टेड हैं, ठीक है, एक ही पेज पे याद करेंगे पूरा, है ना, पर सीखना तो पड़ेगा भाई, सीखने के लिए तो आए हैं, वरना सिर्फ बीकॉम ही ना कर लेते फिर। और ये मैंने पहली क्लास में बोला, ये सोच के सीखना है कि ये सलाह मेरा क्लाइंट मेरी दुकान पे आके, मेरे ऑफिस में आके मांग लेगा, तो फिर वो कह देगा कि काय बात का सी है, तुझे आता तो है ना कुछ, है कि नहीं बात। तो भैया खोपड़ी में ऐसे बिठा लेना कि ट्रेनिंग में जाके भी कोई पूछ ले, या ट्रेनिंग छोड़ो अभी कल कोई पूछ ले, है ना, कल कोई तुम्हारे चाचा मामा ताऊ कहते हैं भाई मैं तो शेयर में डील करता हूँ, मैंने शेयर बेच दिए, बताइए जरा कितना टैक्स बनेगा कितने बनेगा, तो बेइज्जती मत करा लेना, पढ़ाना है अभी, नहीं पढ़ तो लिया था, रिवाइज नहीं किया अभी, पूछ लिया ना तो बेइज्जती ना करा दी मेरी, बता दिया सही, ठीक है चलो। ऐसी कोई शेयर के बारे में पूछे तो बता देना यार, पढ़ लिया तो मैं बता सकता हूँ। तो पहले पूछेंगे भाई देखो, जितने 100% लोग जो तुमसे शेयर के बारे में पूछे उनके सारे शेयर लिस्टेड होंगे, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर खरीदे बेचे नहीं जाते, अब सिर्फ किताबी कॉन्सेप्ट रह गया, अब सारे लिस्टेड होंगे क्योंकि सब किससे खरीद रहे हैं, डीमेट अकाउंट से। तो लिस्टेड शेयर के बारे में जनता तुमसे पूछेगी, ठीक है, फिर तुम बोलोगे भाई लिस्टेड शेयर है, सेल किए गए हैं बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्लस आपने उस पर एसटीटी भी पे कर दिया। यही होगा प्रैक्टिकली कि हमेशा शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदे बेचे जाते हैं डीमेट के थ्रू, और एसटीटी ऑटोमेटिक उस पर ऐड ऑन होके आता है, तो तुम इससे बच ही नहीं सकते। तो वो कहेगा हाँ भैया ये काम किया है, तो तुम उसी अपने पड़ोसी को बोल देना भाई तेरे ऊपर लग गया 112A। क्या लग गया, बोलो क्या लग गया, 112A, ठीक है ना। कौन सा एसआर के बना रहा हूं मैं, लिख लो यहाँ, लॉन्ग टर्म वाला। कौन सा बना रहा हूं, लॉन्ग टर्म शेयर्स, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म शेयर का एसआर के बना रहा हूं। तो जितनी भी शेयर की बातचीत चल रही है वो किसकी होगी, लॉन्ग टर्म की होगी। शॉर्ट टर्म में तो सिंपल है, आज खरीदा 2-4 महीने बाद बेचा, 15% दे दियो भाई, ठीक है, क्योंकि एसटीटी पे किया है और स्टॉक एक्सचेंज से भी है। अगर वो कहते हैं एसटीटी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, तो कहते हैं स्लैब रेट से टैक्स बनेगा। बोलो समझ गए ना। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में देखो 100 भी पहले मुझे बताने दो, 112A लग गया। अब 112A लगेगा तो कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले लिखूंगा सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ एक शेयर। जैसे मेरे पास मान लो 10 LIC के शेयर थे, इनटू LIC का शेयर जब मैंने बेचा तो कब बेचा, जब वो 90 रुपए और 900 रुपए का था, तो मैं कह दूंगा 900 इंटू 10 कितने आ गए, 9000 के भाव पर मैंने शेयर बेचे। तो शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, यानी जितना
शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा होगा। ये लिख दिया। अब खुद सोच के बताओ, लिस्टेड शेयर जिस पे एसटीटी पेड है, स्टॉक एक्सचेंज से बिक रहा है, उस पे अभी अभी खतरा बना के हमने एक बात लिखी, क्या उस पे इंडेक्सेशन होता है? ये तो लिखवाई मैंने तुम्हें। ऐसे कौन सी दो असेट है जिन पे इंडेक्सेशन नहीं होता? 112A और डिबेंचर, क्योंकि 10% का क्या मिलता है? टैक्स देना पड़ता है। तो सेल, अबे सेल कंसिडरेशन हर रोज एससी लिख रहे हैं, है ना। माइनस क्या करूंगा? कोवा ही कोवा, कोवा कोवा क्यों करूंगा? इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देना। अगर कोवा किया है तो अब जो कैपिटल गेन आएगा ये लटकाएगा सटकाएगा? इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? हाँ, और नशे में गलत मत करा ना कि इंडेक्स नहीं कर रहा तो इसका नाम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्यों होगा भाई? बेच कब रहे हो? 12 महीने बाद, यानी तुम इन्हें सेल कब कर रहे हो? सेल आफ्टर 12 मंथ। जब सेल 12 महीने के बाद कर रहे हो तो तुम इसका नाम सटका कैसे कर दोगे? इसे इंडेक्सेशन नहीं कर रहे, पर इसको बोलेंगे क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही। बात समझ में आ गई? अब अगला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कोवा कैसे निकालूं। सर ये बात तो हमने सीख ली कि भाई इंडेक्सेशन का मजा नहीं देना। अब बता दो कोवा कैसे निकालो। तो देखो कोवा कैसे निकलेगी, होश में सुनना। क्वेश्चन में दी गई होगी बात, अगर नहीं दी होगी तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, नहीं दी गई तो क्या लिखेंगे? NA। टाई ने बोला फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन फिक्स है डेट 31 जनवरी 2018, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट टाई ने 2018 में इंट्रोड्यूस किया था। अगर 2018 की वैल्यू नहीं दे रखी तो वहां लिख देना NA, नॉट एप्लीकेबल मतलब दूसरे के बराबर टाइप, जैसे हम हाउस प्रॉपर्टी में करते थे। और सेल प्राइस ऑफ शेयर, हाँ 900 रुपये, विच एवर इज लोअर। इस लोअर को कंपेयर करेंगे जितने रुपए के एक्चुअल में तुमने खरीदे हैं शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में खरीदे, मैंने पहला लॉट कितने में खरीदा? 950 का। दूसरा लॉट कितने में खरीदा? 700 में। वो विच एवर इज, हाँ परचेज प्राइस, विच एवर इज हायर इज योर कोवा, विच एवर इज हायर इज योर कोवा। हायर इज इक्वल टू कोवा बनेगी। क्या करा मैंने? कैसे लिखा है? मैंने पहले लिखा सेल प्राइस, लिख दिया, फिर इंडेक्सेशन नहीं किया। क्या माइनस किया? क्योंकि 112A में लपेटा आ रहा हूं, तो 112A में मैंने इंडेक्स नहीं किया। क्या किया? सीधा, हाँ, क्योंकि 10% का टैक्स दूंगा तो सीधा मैंने कोवा माइनस कर दिया। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा इस पे कितना परसेंट टैक्स देना है? 10% देना है। लेकिन कोवा निकालने का फॉर्मूला अलग बता दिया ताई ने। ताई ने बोला जब इक्विटी शेयर का कोवा निकालेगा तो उसका कोवा निकलेगी मार्केट वैल्यू ऑफ 2018 और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, लोअर और कोवा विच एवर इज हायर। एक मिनट रुक जाओ, अभी पिक्चर ही बाकी मेरे दोस्त। अब पिछली क्लास का ज्ञान काम आएगा। मान लो ये जो कोवा है, ये वाली जो कोवा है, इसमें पता लगा कि तुमने वो शेयर, या तुम्हारे पिताजी ने या दद्दू ने वो शेयर 2001 से पहले के लिए रखे थे। दद्दू ने बोला बेटा 1990 में खरीदे थे, है ना। ग्रुप पे भेजूंगा एक चीज, जिसने 1980 में, MRF नहीं, विप्रो, जिसने 1980 में विप्रो में 10,000 रुपये लगाए होंगे, जिसने ये सोचा होगा कि 1980 में 10,000 रुपये का घर नहीं खरीद रहा, है ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई छोटा घर मिलता होगा 1980 में, 10,000 रुपये कीमत होती थी, बड़ी कीमत होती थी, है कि नहीं बात, राइट। तो जिसने सोचा होगा कि मैं घर नहीं खरीदना, गाड़ी आती थी उस टाइम पे, मेरे दद्दू बताते थे कि 1980 में जब गाड़ी लॉन्च हुई थी, राजीव गांधी ने करी थी, तो मारुति का प्राइस 6,000 रुपये था। 6-7 हज़ार में गाड़ी आ जाती थी। मतलब उस टाइम पे लोगों की इनकम कम होती थी और चीज़ें सस्ती होती थी, है कि नहीं बात।
राइट। तो जिसने 10,000 रुपए की मारुति या गाड़ी नहीं ली होगी और जिसने 10,000 रुपए में क्या ले लिया होगा, विप्रो, आज 2023-24 में टुच्ची बात बताई तुमने, ये 10,000 रुपए बराबर हो चुके हैं, पता है कितने, जिसने मारुति 800 की जगह पर विप्रो का शेयर लिया होगा और आज वो 40 साल तक बैठा होगा लेकर, आज की डेट में वो 1200 करोड़ का मालिक है। इतनी बार वो स्प्लिट हुआ, इतनी बार बोनस हुए, इतनी वैल्यू उसकी बढ़ चुकी है। तब 1 रुपए का एक शेयर था, यानी 10,000 रुपए के 10,000 शेयर लिए होंगे जिसने आज की डेट में। अरे आधे बेच दिए तो भी 600 करोड़ के मालिक होते 40 साल में। तुम्हारे दद्दू की जिंदगी निकल गई होती, तुम्हारे मजे आ जाते, बस पापा के और तुम्हारे मजे रहते कि भाई तुम्हारे दादा ने 1200 करोड़ की संपत्ति बना रखी है। तुम मारुति 800 छोड़ो, मारुति 800 छोड़ो तुम भाई, तुम स्पेशल अपनी मॉडिफाइड टेस्ला इंपोर्ट करके भी उसे भी कहते हैं ना पाल लेना, हाथी पाल रखा हमने, इतना खर्चा आ रहा है, हाथी को पाल रखा है, टेस्ला जैसा हाथी भी पाल लोगे तुम अकेले, मेंटेन खर्च 2-4 करोड़ की बात तो छोड़ो, 20-25 करोड़ की गाड़ी भी तुम रखने, उसका ब्याज ही इतना आ जाएगा, डिविडेंड ही इतना आ रहा होगा। पता कितने शेयर हो गए ये, कम से कम 2-2.5 करोड़ इक्विटी शेयर हो गए, 10,000 मल्टीपल स्प्लिट हो के और बोनस हो के। तो एक अगर विप्रो एक शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड देता है, कितना देता है, क्योंकि मेरे पास भी विप्रो के शेयर हैं, तो विप्रो पूरे साल में 1 रुपए का डिविडेंड देता है, कहता है 1 शेयर 1 डिविडेंड। मेरे पास मान लो 400 शेयर हैं, तो मेरे पास कितने आ गए 400, और तुम्हारे पास वही शेयर है 2 करोड़, तो कितने रुपए आ गए 2 करोड़ का डिविडेंड आ रहा साल का विप्रो का, और शेयर के प्राइस अलग चल रहे हैं 500, 550, 600 रुपये, वो अलग चल रहे हैं, नहीं उसकी वैल्यूएशन में तो 1200 करोड़ बन गए, चलो तो डिविडेंड भी तो दे रहा है वो। चलो छोड़ो डिविडेंड छोड़ो, तुमने बेच के एफडी करा ली इसकी, तो 1200 करोड़ पे 120 करोड़ का तो ब्याज आएगा, अगर 10% वाली रिटर्न में भी कहीं कहीं तुमने डाला पैसा तो मल्टीपल एक्रीशन हो रहा है ना, तो मैं बात। लेकिन भरोसा कौन करे, भरोसा कौन करे कंपनी पर। तब किसी को पता भी नहीं था कि विप्रो आईटी क्या होता है, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, वो तो होता ही है भाई। विप्रो का शेयर मान लो 1 रुपये चला, 1 से 2 ही पहुंचा हो कई साल में, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था आईटी सेक्टर क्या होता है। फिर पता लगा वहां से हर्षद मेहता स्कैम हुआ, तो 1 रुपये से वहीं पहुंच गया 1 रुपया। तुमने कहा भाई अच्छा कर। आईटी का बूम तो सन 2000 से आया ना, जब कंप्यूटराइजेशन सिस्टम हुआ ईयर 2000 से, तब से ये आईटी कंपनी बढ़ी है ना। अब मान लो इत्तेफाक से दद्दू के पास रखे थे 1,000 शेयर, 10,000 शेयर छोड़ो, उनके पास 100 शेयर रखे थे। अरे तो 100 शेयर की कीमत भी तो 100 करोड़ हो गई है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हो गई, हाँ 12 करोड़ रुपए हो गई। मान लो दद्दू कह रहे हैं भाई मैंने 100 शेयर रख रखे थे विप्रो के, आज 12 करोड़ के हो रहे हैं वो 100 ही शेयर। अब ये बताओ कोआ, होश में सुनना, दद्दू ने कब खरीदे वो शेयर 1980, तो ये कोआ कब की हो गई, अब 2001 से पहले की हो गई। अब क्योंकि मेरा इस फॉर्मूले में मुझे ताई ने बोला कोआ से कंपेयर कर लोअर और कोआ विच एवर इज हायर, मैंने कहा ताई जो कोआ से कंपेयर कर रहा हूं वो कोआ 2001 से पहले की है, तो ताई ने बोला घबरा क्यों रहा है, फिर अगर कोआ 2001 से पहले की तो कल वाला फॉर्मूला लगा कोआ पर। कौन सा फॉर्मूला, अब ये लैंड और बिल्डिंग तो है नहीं, कोआ कैसे निकलेगी, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। चेंज समझ रहे हो, ये विच एवर इज हायर बना ये, और लोअर और ये बना हायर ये, समझो कितना लंबा फॉर्मूला हो गया। निहालो निहालो, प्यार भरी निगाहों से निहाल लो इसे। अगर शेयर लॉन्ग टर्म है, लिस्टेड है, 112A में लपेटा जा रहा है, तो मेरा फॉर्मूला होगा
सेल प्राइस और कॉस्ट बिना इंडेक्स किए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कॉस्ट कैसे निकालूंगा? 2018 की वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, लोअर और कोआ विच एवर इज हायर। इत्तेफाक से वो कोआ कब की थी? दद्दू के जमाने की थी। तो ताई ने बोला 2001 से पहले का कॉन्सेप्ट, भैया पिछली क्लास में तुम्हें समझा दिया सबको, तो 2001 से पहले वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो तीनों क्लास एक साथ मर्ज हो गई आज। पहली क्लास में सीखा लटका सटका कब होती है शेयर, दूसरी क्लास में सीखा फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्सेशन का, और 2001 से पहले का अगर एसेट है तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट निकालने का। तीसरी क्लास में सीखा कि शेयर्स के लिए अलग फॉर्मूला बनाया गया जो लिंक हो सकता है दूसरी क्लास से भी और पहली क्लास से भी। ये पूरा लेखा जोखा खत्म इसी के पेज में। क्लास नंबर 1, 12 महीने में लिस्टेड शेयर बड़े माने जाते हैं, 112A ये बोलता है। हाँ ठीक है। क्लास नंबर 2, इंडेक्सेशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। कॉस्ट को इंडेक्स करते हैं, ठीक है। और अगर इंडेक्स करना है 2001 से पहले तो कॉस्ट ऑफ एफएमवी विच एवर इज हायर। क्लास नंबर 3, जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैलकुलेट करता हूं तो मुझे पता लगता है कि शेयर्स को इंडेक्स नहीं करना पर कॉस्ट का फॉर्मूला बना दिया। उस कॉस्ट के फॉर्मूले में मुझे कोआ लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है? कोआ लिखनी पड़ती है। उस कोआ को निकालने का है फॉर्मूला। अगर 2001 से पहले का है तो ये, 2001 के बाद का तो सीधा वही वैल्यू लिख देंगे। बोलो भाई लोग, बात समझ में आ गई? अगली बात, अब इसका विपरीत क्या होगा? शेयर नॉट सोल्ड बाय रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अनरिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बेच दिए तुमने। हालांकि अब प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है। जो आरबीआई ने सेबी ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखे, लोकल स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, है ना। महाराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है रिकॉग्नाइज कर रखा हो, यूपी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज नहीं है ना। हाँ, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज। या फिर तुमने क्या किया, पता नहीं क्या जुगाड़ निकाला, तुमने एसटीटी पे ही ना करी। नहीं पे करूंगा एसटीटी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अब। ये जब होता था जब ब्रोकर के घर पे जाके फिजिकल ट्रांसफर शेयर, डीमेट वगैरह नहीं होते थे। ताई ने कहा अब लोचा ही नहीं है भाई, खेल ही खत्म, लोचा ही नहीं है। सीधा ऑप्शन 1 सुनना ध्यान से, और ऑप्शन 2। ताई ने 2 ऑप्शन दे दिए, यानी हमें एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन 1 सेल कंसिडरेशन लिख, इकोवा लिख क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स दे दे। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, यही तो होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? ताई ने बोला सेल कंसिडरेशन लिख, इस बार इकोवा मत कर, इंडेक्स मत कर, सिर्फ कोवा कर। तो क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे, है ना। सॉरी, मानेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैसे चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि तेरा इंडेक्स नहीं करा रहे तो टैक्स कितना दे दे? तेरे को जिसमें बेनिफिट हो ना, कोई भी ऑप्शन चूज कर ले, चूज द बेस्ट। तो यानी 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक इंडेक्स करके 20% का टैक्स निकालूंगा, दूसरा बिना इंडेक्स किए 10% का टैक्स निकालूंगा। जिसमें टैक्स कमाएगा मैं नीचे लिख दूंगा HST शुड ऑप्ट दिस ऑप्शन। नहीं, तुम्हें इस चार्ट के हिसाब से करना है। दूसरा शेयर क्या होगा? अनलिस्टेड, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड, सब में आसान। सॉल्व लाइक ज्वेलरी, यही लिखवा देता हूं कैसे सॉल्व करना है, जैसे तुमने पिछली क्लास में ज्वेलरी क्वेश्चन सॉल्व किए। शेयर वेयर की खोपड़ी घुमाओ मत। मान लो तुम ज्वेलरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कैसे करते हैं ज्वेलरी क्वेश्चन सॉल्व? सेल कंसिडरेशन, ज्वेलरी लॉन्ग टर्म है तो इकोआ, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स कर दो 20%।
अब ये तुम्हारे सामने पूरा कॉन्सेप्ट है प्यार भरा। एक ही पेज में आ तो रहा है, और छोटा करो। लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर या तो लिस्टेड होंगे अनलिस्टेड होंगे। लिस्टेड हुए तो थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मेट बनेगा, लिस्टेड नहीं है या एसटीटी पे नहीं है तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और अनलिस्टेड है तो ज्वेलरी की तरह मानकर खेल खत्म कर दो। समझ गए भाई? खोपड़ी में बात जा चुकी, जल्दी करो। 131, 132, 133। एक 131, 132, 133। बताओ, करते हैं सॉल्व। बुक में दिख ही रहा है ना, सोन पपड़ी है, शेयर लिस्टेड है अनलिस्टेड है? पूरी दादा, सबसे डेंजर बात तो ये बता दी, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड है, एसआरके में क्या कर लिखा है? सॉल्व लाइक, बस ज्वेलरी मान के सॉल्व कर लूंगा, बस कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 131, लटका है सटका है? लटका है। 97 से लेके 2000 अपने ईयर तक। सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन बोलो। 9 लाख। ज्वेलरी माना है तो इक्वा कर दो सीधा, जैसे ज्वेलरी में करते हैं, है ना? कब की है? 97 की है, यानी कि 2001 से पहले की एसेट हो गई। कैसे निकालूंगा अब? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 नॉट एप्लीकेबल, विच एवर इज हायर आता है। हायर कितना आया? 2,90,000 इंटू, हाँ कितना आ गया है? 1090, 100, कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, खत्म। हाँ, अगर कोई टैक्स तो ब्रेकअप पार्टी में जाएगा, ब्रेकअप पार्टी में इसे ले जाना, अगर कहीं एग्जम्पशन का सहारा मिलता हो तो दे देंगे, नहीं मिलता होगा तो 20% टैक्स लगा देंगे। 132 करो। शेयर्स आर लिस्टेड एंड एसटीटी पेड। इसका मतलब कहां से सॉल्व होगा अब ये?
ये लग जा, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, स्टॉक एक्सचेंज से बेच रहा है, एसटीटी पे कर रहा है, तीनों बातें पूरी हो गई। लॉन्ग टर्म एसटीटी स्टॉक एक्सचेंज, लॉन्ग टर्म एसटीटी स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई अब मेरा फॉर्मूला बनता है क्या, सेल कंसीडरेशन, चलो यही सॉल्व कर देता हूं, सेल कंसीडरेशन है ना माइनस कोआ विदाउट एनी इंडेक्सेशन। बता जरा सेल कंसीडरेशन कितना है, 9 लाख। कोआ में इंडेक्सेशन करेंगे नहीं करेंगे, कोआ में इंडेक्सेशन करेंगे नहीं, लेकिन कोआ निकालने का फॉर्मूला ये है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/2018 दे रखी है, कितनी लिखूंगा, 4,30,000 और सेल प्राइस कितना है 9 लाख, लोअर क्या है 4,30,000 और कितने के खरीदे शेयर 290 के। अब ये 290 के शेयर कब खरीदे थे मैंने 1997, यानी कि इस लोअर को इस कोआ से कंपेयर करूंगा और कोआ निकली 2001 से पहले की, तो यहां लगा देता हूं कॉस्ट कितनी दी, एफएमवी ऑन 1/4/2001 दे रखी है, नहीं दे रखी, नॉट एप्लीकेबल। अगर दे रखी होती वो लिखता, विच एवरेज क्या लिखा है 2,90,000, जो विच एवरेज हायर होता है वही मेरी कोआ बनती है। तो कोआ कितनी होगी मेरी यहां पे, अब 4,30 और 2,90 जो मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, विच एवरेज हायर क्या हुआ, अब यहां कितने लिख दूं, कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,70,000 आ गया। इसको 10% से टैक्स कर देंगे, है कि नहीं बात, नहीं 470 को तो थोड़ी करोगे, इसमें से 1 लाख घटाओगे भी तो, 470 आ गया, इसमें से कितने माइनस कर दूं 1 लाख, कितना बचा 370, 370 को 10% से टैक्स कर दूंगा। 1 लाख तो घटाना है भाई, 112 1 लाख तो घटाता है, सही नहीं कह रहा मैं। तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया 470, लेकिन 470 पे 10% का टैक्स थोड़ी लगाऊंगा, 1 लाख घटा के लगाऊंगा, तो 10% किस पे लगेगा 370 पर, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, अब बोलोगे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4,70,000। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई टैक्स कितना है, ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स कितना आएगा 4,70,000 माइनस 1 लाख इजिकल टू 3,70,000 का 10% इजिकल टू, ये टैक्स आ गया मेरा। क्वेश्चन 133, अबव शेयर में आपने एसटीटी या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बट नॉट सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बेचे, या फिर क्या लिखा मिल जाएगा नो एसटीटी। अब कहाँ कूद गया, शेयर लिस्टेड है लेकिन एसटीटी या स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बेचे गए, यहां आ गया। पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा लिस्टेड और तीसरा एसटीटी नहीं लिया या फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा गया। तो ताई ने क्या बोला, ऑप्शन 1 सेल माइनस इकोआ 20%, ऑप्शन 2 सेल माइनस कोआ 10%। तो यानी अब 133 में मुझे ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, नहीं जो बेस्ट है, तभी तो सॉल्व करके पता लगेगा। ऑप्शन 1 बोलो, सेल प्राइस लटका तो है, तो समझ गया ना, शेयर लटका है, यहाँ पे भी लटका है, तभी ये हुआ है। गलती क्या हुई, ये गलती हुई है, सेल प्राइस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करो,
290 और FMV ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, क्या आएगा? 290 ही आएगा क्योंकि वहां तो नॉट एप्लीकेबल है, इनटू कितना आ गया? कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? टैक्स बोलो। नहीं, क्यों? 1 लाख माइनस कब होते हैं? सारा पढ़ा लिखा है, गुड़ गोबर कर दिया। 1 लाख कब माइनस होते हैं? जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो, STT पेड हो और स्टॉक एक्सचेंज से बेचा हो। अभी तो 1 लाख माइनस करोगे, एम ही कर दोगे, है ना? अभी STT थोड़ी पेड है ना, स्टॉक एक्सचेंज से बिका, तो फिर काय को 1 लाख माइनस करने? 20% कितना आया? टैक्स आ गया। अगले पे आ जाओ। सेल कंसिडरेशन कोवा ही कोवा, सिर्फ कोवा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख। कौन सा ऑप्शन लूंगा? बस लिख दो ऑप्शन 1, assessee should opt for option 1 as tax liability is lower। छुट्टी कर दें? हाँ तो चलो अगली क्लास में थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अब जितने भी सेक्शन है सब में इंडेक्सेशन का ही तो खेल है और कुछ है ही नहीं। नहीं तो हर चीज में अलग अलग आएगा ना, ठीक है? पिछली क्लास देखोगे समझ में आ जाएगी बात। जब छोले भटूरे मिलेंगे पिछली क्लास में तो अपना समझ जाओगे छोले के साथ भटूरे कैसे मिलते हैं और भटूरे के साथ छोले कैसे होने चाहिए, सब समझ जाओगे। छोले भटूरे मिलेंगे पिछली क्लास में। चलो भैया ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर।